अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में ड्रीम हाउस घर की तामीर एक डरावना ख्वाब तस्वर किया जाता है। एक ऐसा घर जिसका ख्वाब हर पाकिस्तानी देखता है, जिनमें से अक्सर इस ख्वाब को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार हकीकत में बदल पाते हैं। ये ख्वाब उस वक्त बदसूरत नजर आता है जब कोई शख्स किसी गैर तजर्बाकार और नॉन टेक्निकल आदमी के हत्थे चढ़ जाता है, जिससे नतीजन माली नुकसान और ज़हनी दबाव सादर होता है। इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं होता बल्कि मालिक मकान खुद होता है, जो कि अपनी कम इल्मी और नाकस रिसर्च के बाद इस सूरत हाल तक पहुंचता है। जैसा कि अंग्रेजी की एक मिसाल है कि गलतियों के अजाले के लिए मजीद खर्चा करना पड़ता है, जो कि मजीद माली नुकसान का बायस बनता है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की मार्केट के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट 80% नॉन टेक्निकल और ना तजर्बाकार ठेकेदार जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमारी ये जो वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि अगर आप लोग अपना एक ड्रीम हाउस तामीर करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत होगी। लेकिन शर्त है कि आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप लोग अपना एक नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज चाहिए और आप लोग किस तरह उसके अंदर बचत कर सकते हैं, या किस तरह आप लोग अपना जो घर है उसको प्रोफेशनल तरीके से तैयार करवा सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और आपको मुकम्मल समझ आएगी, और उसके बाद आप लोग अपने घर की तामीर शुरू करेंगे तो आपको उससे बेनिफिट भी हासिल होगा और आपका घर जो है वो सारी जिंदगी के लिए महफूज और सिक्योर भी रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या नक्शा बनवाना जरूरी है। हमारे यहाँ अमूमन ये बहुत ज़्यादा गलती की जाती है, ख़ुसूसन देहातों की तरफ, कि जब हम लोग घर या कोई चीज़ की तमीरात करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तो उसका हम लोग नक्शा नहीं बनवाते, बल्कि वो देसी अंदाज के अंदर, यार इधर कमरा रख लो, इधर लेटरीन रख लो, इधर किचन रख लो, वगैरह वगैरह करके उसको जो है वो पास आउट कर देते हैं और वो बना लेते हैं। और जब वो बना लेते हैं तो उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है, इस घर के अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वगैरह वगैरह। लिहाजा यहाँ पे मैं सबसे जो है वो दरख्वास्त भी करूँगा और उनको एक मशवरा भी दूंगा कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो आप किसी मुतलका किसी अच्छे इंजीनियर से उसका नक्शा ज़रूर बनवा लीजिए। अब नक्शा कितनी किस्म का होता है? नक्शा याद रखिएगा कि 3 किस्म का नक्शा होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हाउस प्लान। जिसका हाउस प्लान का क्या मतलब है? हाउस प्लान का मतलब है कि आपकी जगह कि जितनी जगह के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और जिस पर्पस से कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और आपकी ज़रूरियात क्या हैं। मसलन आपकी ज़रूरत है जी 2 कमरे हों, मसलन आपकी ज़रूरत है कि उसके साथ अटैच बाथरूम हो या ना हो, किचन इतना बड़ा हो या ना हो, ड्राइंग रूम हो या ना हो, कार पोर्च होना चाहिए है या आपकी ज़रूरत नहीं है कार पोर्च, ड्राइंग रूम के साथ टॉयलेट होगा या नहीं होगा। ये तमाम ज़रूरियात आप उस मुतलका इंजीनियर को बताते हैं और वो आपकी जगह के अंदर आपको एक मुनासिब नक्शा डिज़ाइन करके देता है कि इस घर के अंदर इतनी जगह पर आपका जो है वो बेडरूम बन जाएगा, बेडरूम का भी मुनासिब साइज़ होगा, उसके बाद किचन होगा, बाथरूम होगा, ओपन जगह होगी ताकि घर जो है वो हवादार रहे, रोशनी जो है घर के अंदर कुदरती रोशनी उसको पहुँच रही हो। तो इसको कहते हैं हाउस प्लान का नक्शा बनाना, और ये नंबर फर्स्ट पे आ जाता है। दूसरी किस्म का नक्शा होता है जिसको कहा जाता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या कहते हैं, इसको आसान लफ्जों में कहा जाए तो इसको कहा जाता है फ्रंट व्यू, यानी कि आप सामने से जब खड़े होंगे तो आपका घर जो है उसकी लुक कैसी आएगी, वो कैसा नजर आएगा। तो वो एलिवेशन जो है वो भी जो है इंजीनियर साहब जो होंगे वो डिजाइन करेंगे, और वो भी आपकी जरूरियात के मुताबिक आपकी साइज और वो हाउस प्लान को देखते हुए आपका जो है वो एलिवेशन डिजाइन करेंगे कि, और वो आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रपोजल जो है वो दे देंगे, उनमें से जो सा आप पसंद करेंगे वो उसको वो बना देंगे। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सरिया, यानी कि इस घर के अंदर वो जो घर या प्लाजा आप जो कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा बीम कहाँ पे आएगा, कॉलम कहाँ पे आएगा, और उसके अंदर सरिया कितना मोटा डलेगा। जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि उसकी छत के अंदर कितना सरिया डलेगा, उसकी छत की जो स्लैब होगी
वो कितनी मोटी होगी, और उसके जो बीम की लटक है वो बीम कहते होते हैं, जो यूं होते हैं छत के साथ लगे हुए उनको बीम कहते हैं, और जो यूं खड़े होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो वो कॉलम और बीम और छत का जो है वो सरिया आपको डिजाइन करके देगा। वो उस घर के ऊपर आने वाला लोड को कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो आपको डिजाइन करके देता है कम सरिया और मुनासिब, और वो स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह अजीज आपका फेल नहीं होता। तो याद रखिएगा 3 नक्शे होते हैं, हाउस प्लान, एलिवेशन और स्ट्रक्चर। और घर या तमीरात किसी किस्म की भी आप बिल्डिंग बनाएं या कमर्शियल बनाएं या रेजिडेंशियल, नक्शा जरूर बनवाएं। बगैर नक्शे के काम मत करें, उसका आपको नुकसान भी होगा, वो जो है वो लाइफ टाइम चीज भी नहीं होगी, कुछ अरसे बाद वो आपको कम लगने लगेगा। लिहाजा किसी भी मुतलका इंजीनियर से उसका नक्शा जरूर बनवाएं। स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता, ख़ुसूसन घरों के मामलात के अंदर जहाँ पे ज़मीन पक्की हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउस प्लानिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए है ताकि जो जितनी आपकी घर की जगह है उसका जितनी भी जगह है उसको भरपूर तरीके के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, कोई भी जगह ज़ाया ना होती हो, कोई भी घर के अंदर ऐसी चीज़ ना बने जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मसलन मैं एक बात करूंगा, बरामदा। हमारे गाँव देहातों के अंदर पहले बड़ा ये चीज़ चलती थी, कमरा होता था, कमरे के आगे 10 फुट का बरामदा बन जाता था। आजकल उस बरामदे का इतना खास जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बचने के लिए और खाम खा के जो पैसे हैं उनको ज़ाया ना होने दें, इससे बेहतर है कि आप किसी से भी हाउस प्लान वगैरह जो है वो ज़रूर बनवाएं। अब इसकी बात आ जाती है पैसों की कि कितने पैसे लेते हैं। देखिए याद रखिएगा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों को लेकर जो है वो इसके रेट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मसलन कोई गांव देहात के अंदर किसी किस्म का कोई महकमा साथ नहीं लग रहा जिनसे वो नक्शे जो हैं वो अप्रूव करवाने होते हैं। लिहाजा हाउस प्लान जो आपको मैंने पहले भी बताया कि कहाँ पे कमरा आएगा, कितना कमरा आएगा, किचन, ये अगर 5 मरले का मैं बात करता हूँ, 5 मरले के घर का अगर हाउस प्लान बनाना हो तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतलका इंजीनियर साहब हैं वो आपसे चार्जेस लेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये, या हद हुई तो 5 हज़ार रुपये लेंगे। इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं लेंगे और इससे ज़्यादा ना ही आप दीजिए। उसके बाद आ जाता है एलिवेशन डिजाइन करते हुए, क्योंकि मेहनत ज्यादा होती है। उसके जो लोग एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज किए होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज किए होते हैं। लिहाजा एलिवेशन का एक जो फ्रंट व्यू जिसको भी हम कहते हैं उसके लिए कम से कम जो मिनिमम चार्जेस होंगे वो तकरीबन 10,000 रुपये होंगे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो हाईली जो है वो तालीम याफ्ता होता है और उसका बहुत इसके अंदर अहम रोल होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर उसका डिजाइन करवाना पड़ रहा है, वो जगह कुछ ऐसी है या आप खुद मेंटली तो हैं चाहते हैं कि आपके घर का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हो, तो जब स्ट्रक्चर डिजाइन होगा तो उस घर का जो कम से कम स्ट्रक्चर का जो अखराजात होंगे वो तकरीबन 25,000 रुपए तक उनका हक बनता है कि वो आपको चार्ज करें। ये रेट्स मैंने आपको बताए हैं 5 मरले के, और ये रेट्स मैंने आपको बता रहा हूँ वो इलाके जहाँ पे आपका जो है सीडीए, या जिस तरह इस्लामाबाद में सीडीए है, कराची के अंदर केडी है, केडीए वाले हैं, लाहौर वाले हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडी है, तो उनसे अप्रूव जरूर ना करवाने हो तो उन इलाकों की ये फीसेस हैं। अगर अप्रूव भी करवाने हो, अप्रूव कराने का मकसद ये होता है इस्लामाबाद के अंदर आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं सेक्टर्स के अंदर, सीडीए के जेर इंतजाम जो सेक्टर्स हैं, अगर उनके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करें तो नक्शा बनवाने के बाद नक्शा सीडीए से अप्रूव होता है। नक्शा जब सीडीए से अप्रूव होना होता है तो उसके साइंस वगैरह और उनकी मुख्तलिफ फीसेस होती हैं, और वो इलाके के हिसाब से जो फीसेस हैं वो भी आपको पे करना होंगी। खैर, बात का अख्ताम जो है वो दोबारा से इस बात के साथ करूंगा कि घर आपका जो है अमूमन ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे, आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा घर बनाना है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि 4-5 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये की खातिर घर का जो है वो कबाड़ा ना करें, और उसको किसी भी मुतलका जो आपको ठीक लगे, जो भी इंजीनियर आपको ठीक लगे, उससे उसको जो है वो प्लान ज़रूर करवाएं। हाउस प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एलिवेशन जो है वो करवाना है या नहीं करवाना, स्ट्रक्चर करवाना है या नहीं करवाना, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। वो आपको बेहतर लगे तो आप करवाएं, नहीं तो ना करवाएं, लेकिन हाउस प्लान के ऊपर जरूर तवज्जो दें ताकि आपके घर की जो जमीन है वो आपकी जरूरियात के मुताबिक उसका बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। जब भी हम तामीराती काम करते हैं, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपनी किसी किस्म के कोई कमर्शियल जो है वो छोटा मोटा जो काम करते हैं, तो उस सिलसिले में ठेकेदार जो होते हैं, ठेकेदार साहिबान, उनको हायर करना क्यों जरूरी है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अक्सर लोग ये काम करते हैं जी कि वो अपने आप को मतलब ज्यादा सियाना समझते हुए
वो ठेकेदार हायर नहीं करते और वो कहते हैं जी कि ये काम जो है वो हम खुद से करवा लेंगे, दिहाड़ियों वगैरह पे काम करवा लेंगे। तो इस चीज को सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि जो ठेकेदार साहब होते हैं वो आपसे वो जो चार्जेस लेते हैं, और हमारे अक्सर लोग जो है ये स्पेशली गांव देहात के अंदर ये गलती करते हैं कि वो खुद से काम करवाने के चक्करों के अंदर वो जब शुरू कर देते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं, और बाद में रियलाइज ये होता है कि वो चले थे पैसे जो है वो सपोज 5,000 रुपया बचाने चले थे और 10,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा अपना नुकसान करके आ गए। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि जो ठेकेदार साहब होते हैं वो आपसे जो चार्जेस लेते हैं, वो जो आपसे पैसे लेते हैं, वो आपसे उसी चीज के पैसे लेते हैं वो जो उन्होंने फटीके भुगतानी होती हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लेबर इकट्ठी करनी होती है, जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लेबर के लिए वो जो औजार होते हैं वो उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद उनसे काम लेना होता है, उसके बाद उनसे मेरी काम लेना होता है। अब ठेकेदार साहब जो हैं, जो भी आपके इलाके में जो भी ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि कौन सा काम, कौन सी जो मिसाल तौर पे मैं एक बात करता हूँ, शटरिंग का काम होता है, सरिये का काम आता है, चुनाई का काम है, प्लास्टर है, ठीक है जी, इनमें कौन सी जो पार्टी है वो कम कीमत में भी काम करके देगी और उसके बाद जो है उनका जो काम होगा वो भी मेयारी होगा। ये चीज जो है क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो इनका एक्सपीरियंस है, उनको आपके इलाके का जो है वो पता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। एक तो ये चीज ये है जो कि आपके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आप तो पहली दफा घर बना रहे हैं, तो आपने तो यही करना है कि फलां से पता कर लो, फलां से पता कर लो और उनसे जाके काम करवा लो। लेकिन जो ठेकेदार होगा उसको इन सारी चीजों का ऑलरेडी जो है वो पता होगा, पहली बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि देखें, जब आपकी जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, किसी किस्म की आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारी जो चीजें होती हैं वो लेबर अपनी जो है वो, मैं औजारों की और जो इनकी मुख्तलिफ चीजें जो इस्तेमाल होती हैं बीच में कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो खुद अपने से लेकर आएंगे, बल्कि बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो कि ठेकेदार के जो होते हैं वो अपने जाती होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जब चुनाइयां करनी है, जिसको ईंटें लगाना, जिसको आप साफ लफ्जों में कह लें, या प्लस्तर का काम जब आपने करना है, तो उन पार्टी जो वो जो काम कर रहे होते हैं उनको आपने फट्टे प्रोवाइड करने होते हैं, लकड़ी के फट्टे जिनके ऊपर खड़े होकर उन्होंने काम करना है, ठीक है जी। उनको अपने बांस जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है वो अगर मल्टी स्टोरी है, 2 या 3 मंजिलें हैं, तो ईंटें ऊपर चढ़ाने के लिए आजकल हम जो है इस्लामाबाद, पिंडी और जो बड़े शहर हैं यहाँ पे तो बहुत आम चल पड़ा है कि अपनी जाती लिफ्ट मशीन होती है, वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की लिफ्ट मशीन होती है। उसके बाद आपके छोटे छोटे आइटम आ जाते हैं जिसमें ये बेलचे आ जाते हैं, वो गैंती हम इसको कहते हैं अपनी जुबान के अंदर, वो गैंतियां आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद रेडियां आ जाती हैं। तो ये सारे लवाजमात आपको चाहिए होते हैं। अगर आप 5 मरले का घर बना रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब अगर इन सारी चीजों की जो कॉस्ट निकाली जाए तो वो अराउंड आपकी होती है 50 से 60 हज़ार रुपए का। ये आपके सारे लवाजमात होते हैं जो कि आपने खरीदने हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो सिर्फ एक घर बनाया, अब उस घर के लिए आप ये 50-60 हज़ार रुपए की चीजें खरीद के रख लोगे, लेकिन जब आप ये इनको आप अगर बेचना चाहोगे, क्योंकि ये बाद में आपके तो किसी काम की नहीं है, अगर आप बेचना चाहोगे तो ये तो कचरे के भाव जो हैं वो बिकेंगी, ठीक है। तो ये पहला नुकसान तो आपने ये कर लिया। अब दिहाड़ीदार और जो ठेकेदारी जो निजाम होता है उसके अंदर एक और बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है जो कि हमारे लोग करते हैं कि जी दिहाड़ियों पे काम करवा लेंगे। अब दिहाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम एक ये आती है क्योंकि देखें ये हकीकत है और इसको तस्लीम करना चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर ईमानदारी वाली तो बात है ही नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो सारा का सारा जिसका जहां पे वो दिल लग रहा है वो उसको कोशिश कर रहा है कि अगले बंदे को ही वो खाए। तो उसका क्या होता है कि वो दिहाड़ी पे आपने बंदा लगाया हुआ है और वो सुबह आया। अब ये जो चौक पे जो आपके बंदे बैठे होते हैं जो दिहाड़ियों पे काम के लिए, इनको आप उठा कर देख लीजिए 90% इसी तरह के जो हैं वो शगुफे होते हैं कि उनको आप लेकर आए हो काम पे, वो काम पर आया, वो पहले जनाब अली काम पर आया, वो दांतों के अंदर खलाल करना शुरू कर देगा, घंटा उसका वो होता रहेगा। 2-3 दफा जनाब अली उसको बाथरूम की आदत होगी, वो उधर चला जाएगा। 2-3 दफा उसने दिन के अंदर सिगरेट पीना होता है, वो उधर चला जाएगा। फिर उसको जनाब अली खाने का हो गया जी, खाने के अंदर जो 1.5 घंटे ब्रेक चाहिए होती है, फिर वो कहेगा जी मुझे नमाज के लिए भी 3 ब्रेक। वैसे अगर वो ना पढ़ता हो, लेकिन उस दिन जब आपने दिहाड़ी पे किया है उस दिन वो नमाज भी कहेगा कि मैंने जाके बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करनी है। उसके बाद जनाब अली वो चाय भी उसको चाहिए, ठीक है। तो करते करते क्या है जी कि 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग थी, उस 8 घंटे के अंदर उसने टोटल 4 घंटे काम किया। जबकि जो मुतलका ठेकेदार साहिबान होते हैं जो भी आपके इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ एक पक्की लेबर लगी हुई है, और अगर नहीं भी लगी हुई तो उनको अच्छी तरह से पता है कि किस बंदे से किस तरह से काम लेना है और क्या करना है।
अब अगर आप खुद आ जाए, हम खुद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस शोबे से वाबस्ता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबे से हम वाबस्ता हैं गुज़िश्ता 35 सालों से, तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो पेटी ठेकेदार होते हैं, जो छोटे हमारे जो ठेकेदार होते हैं, इनकी तो फटीकें ही आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, वो एक कोई और ब्लेंडर मार देता है, दूसरा कोई और ब्लेंडर मार देता है, आपने काम करवाना है। अब आपको तो ये भी मतलब जो एक जेन्युइन जो है, जो जिसने सिर्फ एक घर बनाना है, ठीक है जी, एक आम कॉमन पर्सन है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसको हमने जो पेमेंट का जो शेड्यूल बनाना है वो किस तरह देना है। ठीक है, हो सकता है आप इसको पेमेंट ज्यादा दे दें। अच्छा जी, पेमेंट ज्यादा देने के बाद ये हमने अक्सर देखा है अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ठीक है जी, उन्होंने कोई छोटा बंदा हायर किया, उसको दिहाड़ियों के हिसाब से, या छोटे जो ठेकेदार थे उनको हायर किया और उसको पैसे वो एक्स्ट्रा दे दिए। अब वो पैसे बैठ के रो रहे हैं कि जी हमने काम क्या करना है और किस तरह से करना है। अगली इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि ठेकेदार को आप फिर कैसे मुंतखब करें। हमारे यहाँ एक एवरेज ऑल जो सोच पाई जाती है, निजी ठेकेदार जो भी होता है वो 2 नंबर होता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमारे यहाँ आम है। तो उसका एक बड़ा आसान सा हल है। देखिए, आप जिस भी ठेकेदार को आपने जो भी अपना काम करवाना है, आप एक मार्केट को सर्वे कीजिए, उसका रेट आप लीजिए, उसके बाद आप उन साहिबान को जो आपके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप रेट लें, उनका रेट चेक करें, जो आपको मुनासिब लग रहा है उसको बोलें जी आपने आज से पहले कहां पे प्रोजेक्ट किया है, कौन सा आपने प्रोजेक्ट किया है, वो आप हमें विजिट करवा दें। ठीक है जी, आप जाइए, आप जाके उस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए और प्रोजेक्ट को देखने ही आपको पता चल जाएगा कि आया काम मेयारी हुआ है या नहीं। अगर हो सके तो उनके जो उस प्रोजेक्ट के जो मालिक साहब होंगे उनसे भी मिलिए, उनसे भी बात कीजिए कि आया जी आपने इस बंदे से काम करवाया था, तो ये बंदा कैसा है, पेमेंट्स के मामले में कैसा है, काम के मामले में कैसा है, कोई लेट तो नहीं करता वगैरह वगैरह। ये सारा आप करके उसके बाद अपना बंदा जो है वो मुंतखब करें और बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू कीजिए। खैर, बात का इख्तिताम इस बात के साथ करूंगा कि जिसका काम उसी को साजे, और आप जब भी अपनी तामीराती काम करवाएं, आप अपने जो मुतलका ठेकेदार साहब होते हैं उन्हीं को आप ये काम दीजिए, उन्हीं को वो आप जो है काम जो है वो ठेका पर दें, ताकि जितनी भी ये जो सरदर्दी होगी वो सारी की सारी, और ये जो चीजें अरेंज करना जो कुछ भी होगा ये सारा का सारा उनके खाते में जाए और वो खुद ये सारे कुछ करें, और आप जो है वो सुकून से अपना जो है जो काम है आपका, आप अपना काम ले लें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि ठेके की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी किस्म के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितने पैसे आप बचा सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी और इंशाल्लाह ये जो है आपको जल्द ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि ठेके की कितनी इकसाम है और कौन से ठेके की जो किस्म है वो अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो जो घर के जो मालिक होंगे या बिल्डिंग के जो मालिक होंगे उनको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, या उनको क्या काम करना पड़ेंगे या कौन से कामों से उनकी जो है वो जान छूट जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज इसके अंदर जो है वो डिस्कस होंगी। सबसे पहले जी, ठेके की 2 इकसाम होती हैं। एक ठेके की किस्म है जिसको कहा जाता है विद मटेरियल ठेका करना, और दूसरी किस्म है जिसको कहा जाता है लेबर रेट पे ठेका करना। अब विद मटेरियल जो ठेके की किस्म है उसकी आगे से मजीद 2 इकसाम है। एक किस्म जो है वो ये है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आप जो है स्ट्रक्चर जो है वो आप हमें बना दें, और दूसरी जो होती है ठेके की किस्म उसके अंदर ये किया जाता है कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो आप ठेके पे दे देते हैं स्पेसिफिकेशंस तय करने के बाद, और उन्होंने आपको चाबी पकड़ानी होती है पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करने के बाद। अब इसमें पहला आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप घर बना रहे हैं, सपोज आप घर बना रहे हैं, तो आपने इनको ठेका किया, जो भी आपका रेट तय हुआ, स्पेसिफिकेशंस तय हुई, और उसके मुताबिक आपने जो है अपना ठेका कर लिया। ठेके के बाद उन्होंने आपकी चुनाइयाँ भी करनी है, दीवारें जिसको कहते हैं दीवारें भी बनानी है, दीवारों के ऊपर छत भी लगानी है, और उसको उसके बाद जो है वो आपके हवाले कर देंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर। चाबी जिसको कहते हैं, चाबी का मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरे का पूरा घर आपको तैयार करके देना है। उसमें मार्बल लग रही है, टाइल लग रही है, बाथरूम बन रहे हैं, कोई लकड़ी का काम हो रहा है, प्लम्बिंग का काम है, बिजली का काम है, ग्रिलें हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है जी, लोहा सरिये का सारा काम है, उसके बाद गेट आ गया, सब कुछ है, मतलब हर किस्म का जो काम है वो सारा का सारा उसने करना है।
अब इसमें जो मालिक हैं, अब जो ठेके की किस्म है जिसको हम विद मटेरियल रेट कहते हैं, विद मटेरियल के अंदर जो मालिक होते हैं उनके ऊपर पैसों के हिसाब से बर्डन जो होता है वो ज्यादा आ जाता है। क्योंकि जब विद मटेरियल एक काम हो रहा है, एक ठेका हो रहा है, तो विद मटेरियल के अंदर जो मुतलका जो भी ठेकेदार साहब होंगे उनका जो अपना जाती एक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा सा फिर इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद यानी कि मालिक को वो पैसे जो हैं वो ज्यादा जो है आम हालात से ज्यादा पे करना पड़ते हैं। लेकिन अब इसके अंदर फायदा क्या है उनका? उनका फायदा ये है कि खासुसन हमारे यहाँ अक्सर, अब हम लोग जो है, अब मैं खुद इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ, तो हम खुद भी ये चीज़ देख रहे हैं कि अक्सर हमारे जो मालिक साहिबान होते हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, या मुल्क से बाहर हैं, या जिस इलाके के अंदर उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उस इलाके के अंदर मौजूद नहीं है, या वो उन मामलात को नहीं समझते, लिहाजा वो बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी विद मटेरियल ठेके पे दे देते हैं। देखिए, अगर आप इसको खुद बना रहे हैं, मतलब आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो फिर आपको लेबर रेट की तरफ जाना पड़ेगा। लेबर रेट की क्या एग्जाम है वो भी मैं भी जो है उनको भी डिफाइन करता हूँ। लेकिन अब जो मुख्तसर बात यह है कि जब आप विद मटेरियल नहीं देते, लेबर रेट पर देते हैं, तो जो सारा मटेरियल होता है वो सारा अरेंज आपने जाती तौर पर खुद करना होता है। आपने खुद ईंटें लेनी है, आपने खुद रेत लेनी है, आपने खुद बजरी लेनी है, आपने खुद जो है वो सरिया लेना है। उसके बाद तामीराती काम के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कम से कम 60 से 65 आइटम हैं जो हमें पता है, वो सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें आपने खुद लेनी है। आपने खुद मार्केट का विजिट करना है, आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, कहाँ से सस्ती मिल रही है। आपको ईंटों का भी पता होना चाहिए कि कौन सी ईंट जो होती है वो अच्छी है, कौन सी नहीं। देखिए, अब मार्केट है तो मार्केट के अंदर इस टाइम 13,000 वाली ईंट भी मौजूद है और 7,000 रुपये वाली ईंट भी मौजूद है, और दोनों दर्जा अव्वल कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टील कौन सा है, स्टील अच्छा है बुरा है। ठीक है जी, आपको ये भी पता होना चाहिए। रेत को किस तरह से आपने चेक करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। टाइल है तो टाइल कौन सी होती है, लाइक अब ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों की तफसीलात जो है वो भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। तो ये मामलात हैं कि इन सारे जो मामलात होते हैं इन सब से आपकी जान छुट जाती है, और वो सारे का सारा जो घर है वो उन्होंने आपको तैयार करके देना होता है। अब इसमें कहा जाता है जी कि विद मटेरियल देंगे तो मसले मसाइल होंगे। देखिए, मसला होना नहीं चाहिए है। जो भी अपना काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल बात ठीक है कि काफ़ी सारे मसले मसाइल आते हैं के जो ठेकेदार साहब होते हैं वो अपनी जो स्पेसिफिकेशन जो उन्होंने तय की हुई होती हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे होते, तो ये एक गलत काम है। लेकिन बहरहाल इसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप पहले उनके साथ स्पेसिफिकेशन तय करें, हर हर चीज़ को जो है वो लिखत परत के हिसाब से एक एक जो चीज़ है उसको तफसील से वहाँ पे लिखा हो कि भाई फ़लाँ चीज़ है वो इस तरह की लगेगी, फ़लाँ कंपनी की लगेगी। कोई अगर पैसों के हिसाब से है तो वो एक चीज़ इतने पैसों की लगेगी, तो वो आपने लगानी है। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस आपने तय कर ली, और उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप खुद भी देखते रहेंगे। और ऐसा काम जो आप जब विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं किसी को, तो मुनासिब सबसे जो है हम लोगों को यही रेकमेंड करेंगे कि आप पहले जिन साहब को भी आप काम दे रहे हैं उनका पहले कोई हुआ हुआ काम ज़रूर देखें। उनको कहें सर आप हमें अपना कोई प्रोजेक्ट विजिट करवाएं जो आपने किया हो, ठीक है, ताकि हम जो है अपनी तसल्ली कर लें, और आप जाके उसको विजिट कीजिए। आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो देख कर समझ आ जाएंगी कि हाँ यार इसने आया काम ठीक किया है या काम ठीक नहीं किया। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास जी के लेबर रेट क्या है। लेबर रेट का जो है काम जो होता है वो कुछ यूँ होता है कि जो लेबर होगी, जो मजदूर होंगे, मिस्त्री होंगे, वो सारे जो मुतलका ठेकेदार साहब होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, जबकि मटेरियल सारा आप खुद देंगे। अब लेबर रेट के अंदर दो काम आते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक दूसरा काम आ जाता है कि आपने तेसी कांडी दे दिया है, और लेबर रेट की जो तीसरी किस्म है उसके अंदर आ जाता है कि चाबी दे दी है। अब स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में यह है कि जो ठेकेदार साहब होंगे वो आपको सिर्फ दीवारें खड़ी करके और उसके ऊपर छत डाल देंगे। तेसी कांडी के अंदर क्या है? तेसी कांडी कहते हैं जी कि दीवारें भी वही खड़ी करेंगे, उसके ऊपर छत भी वही डालेंगे, उसके बाद उसके जो प्लास्टर होगा वो प्लास्टर भी वही करेंगे, उसके बाद उसकी जो फ्लोरिंग होगी उसमें टाइल लगेगी या मार्बल लगेगी, बाथरूमों के अंदर टाइल लगेगी या मार्बल लगेगी, वो भी वही लगा के देंगे। सारा मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे। अब चाबी क्या है? लेबर रेट की जो किस्म है जिसको चाबी कहते हैं, चाबी के अंदर ये होता है कि जो पहले मैंने आपको काम बताया वो सारे भी वही करेंगे, उसके बाद बिजली का काम भी वही आपको करवा के देंगे, प्लम्बिंग का काम भी आपको वही करवा के देंगे, लकड़ी का काम भी आपको वही करवा के देंगे, और जो है
लकड़ी के बाद जो है हमारे पास चौथा आइटम आता है, वो भी आपको वो करवा के देंगे। तो ये दो इनकी मेन किस्में हैं जिसके मुताबिक जो है इनके सारे काम होते हैं। और ठेके की यही दो मेन किस्में हैं। इनके आगे से जो सब कास्ट हैं, जो छोटी जो इकसाम है, वो लेबर रेट की मजीद आगे से 3 किस्में आ जाती हैं, जबकि विद मटेरियल की 2 किस्में हैं। अच्छा, इसके बाद एक आइटम ये होता है कि मालिक जो होता है वो आइटम रेट के ऊपर सारे काम करवाता है। तो वो जो आइटम रेट है, और इस चीज़ आइटम रेट क्योंकि ज़रा थोड़ी सी तफसील और एक लंबा टॉपिक है, तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अलग से जो है वो सारा डिफाइन करेंगे। लेकिन याद रखिए कि लेबर रेट अगर आप काम करवाएंगे तो आपका एक मुतलका बंदा जो है वो उस इलाके के अंदर खुद अवेलेबल होना चाहिए, जो साइट ऑन साइट हर वक्त अवेलेबल हो, ठीक है जी, जो उनको सारी वो चीज़ें काम करके देगा, सारी चीज़ें वो करके देगा। और विद मटेरियल करवाएंगे तो उसमें आपको ये होगा कि आपकी किसी किस्म की कोई सरदर्दी नहीं है, आपने कहीं नहीं घूमना, आपने कहीं खजल ख्वार नहीं होना, आपका काम होता रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग जिन लोगों ने पूरा घर बनवाना है वो यूं बनवा लें, और दूसरी ऑप्शन जो वो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या अपनी कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो जब आप लोग किसी कंट्रैक्टर को हायर करते हैं या किसी ठेकेदार को आप लोग हायर करते हैं, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीजें जो है वो लिख लेनी चाहिए, यानी कि लिखत पढ़त, जिसको हम लोग अपनी पंजाबी जुबान में कहते हैं कि कुछ ना कुछ लिखत पढ़त जो है वो कर लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को लिख लेनी चाहिए किसी कागज के वर्के के ऊपर, ताकि बाद के अंदर जनाब उस जो काम आप लोगों ने करवाना है उसके अंदर कोई जो है नुकसान जो है वो ना आपको और ना ही वो ठेकेदार को कोई नुकसान हो। और सबसे पहली बात तो ये है कि बाकायदा एग्रीमेंट साइन करने में कोई हर्ज नहीं है। और बाज़ रवायात के मुताबिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीकाकार था, ताकि जब काम स्टार्ट हो या काम आखिर तक पहुंचे तो उसके अंदर कोई मसाइल जो है वो पैदा ना हो सके। ठेकेदार से लेबर ठेका करते वक्त आप लोगों ने चंद बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है और उन्हें आप लोगों ने लिखत पढ़त के अंदर लाजम शामिल करना है। सबसे पहले नंबर पर, अगर आप लोग मिट्टी की खुदाई करवाते हैं तो मिट्टी की खुदाई और भराई जो है वो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी या कि ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी? दूसरे नंबर पर, क्या बुनियाद में सरिया डालकर कंक्रीट करनी है या बस वैसे ही पीसीसी करके चुनाई शुरू कर देनी है? अगर सरिया डालना है तो सरिया डालने से पहले पीसीसी करनी है या नहीं करनी, ये जरूर आप लोगों ने पूछना है, क्योंकि अक्सर ठेकेदार पैसों की बचत करने के लिए मट्टी पर ही सरिया बांध देते हैं, जो कि मालिक पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है और इंतहाई नाकस तरीका है ये काम करने का। उसके बाद जनाब बुनियाद कितनी चौड़ी होगी और कितनी गहरी होगी, ये भी आप लोगों ने लिखत पढ़त जो है वो लाजिम करनी है। ईंटों की चुनाई से पहले पानी लगाना और बाद आजाद दीवारों के ऊपर पानी लगाना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये भी आप लोगों ने लाजिम ठेकेदार से पूछना है। छत की ऊंचाई कितनी होगी? छत पर शटरिंग कौन सी लगानी है? आम फट्टे वाली आप लोगों ने शटरिंग लगवानी है या प्लाई वाली शटरिंग लगवानी है? अगर प्लाई वाली शटरिंग लगानी है तो उसका कलर कौन सा होगा? ये तमाम चीज भी आप लोगों ने ठेकेदार से लाजम पूछनी है और इसको आप लोगों ने कागज के ऊपर लाजम लिख लेना है। छतों के ऊपर कौन सा सरिया और किस स्पेस में डाला जाएगा, यानी कि कितनी कितनी जगह के ऊपर उस सरिये को डाला जाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो ठेकेदार से लाजम लेनी है। इसके अलावा बीमों के अंदर जब बीम बनाए जाते हैं तो उसके अंदर रिंग डाले जाते हैं, तो उसके अंदर कितना फासला होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन ठेकेदार से लेनी है। छत की कंक्रीट हो जाने के बाद छत को पानी कौन लगाएगा, ये भी आप लोगों ने ठेकेदार से पूछना है और ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि ठेकेदार उसके ऊपर पानी लगाएगा या आप लोग खुद उसके ऊपर पानी जो है वो कंक्रीट होने के बाद खुद लगाएंगे, ये भी आप लोगों ने लाजम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बाद में इसका बहुत ज्यादा जो असर है वो ठेकेदार के ऊपर भी पड़ता है और जो मालिक होता है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो बेहतर है ये तमाम छोटी छोटी चीजें पहले ही क्लियर कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्लस्तर जो है वो सिर्फ और सिर्फ छतों के ऊपर करना है या दीवारों के ऊपर भी करना है? अगर सिर्फ और सिर्फ दीवारों के ऊपर करना है, क्योंकि सीलिंग की वजह से कुछ लोग होते हैं वो दीवारों के ऊपर सिर्फ प्लस्तर करवा लेते हैं, छतों के ऊपर प्लस्तर नहीं करवाते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी है कि सिर्फ दीवारों के ऊपर प्लस्तर करवाएंगे या आप लोग छतों के ऊपर भी प्लस्तर करवाएंगे। और अगर आप लोगों ने मार्बल लगवाना है या टाइल लगवानी है तो पीसीसी जो है वो कितनी मोटी होगी और इसकी रेशियो क्या होगी, इसके बारे में भी आप लोगों ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी है।
मार्बल लगवाने के बाद मार्बल की रगड़ाई जो है वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो मालिक की जिम्मेदारी होगी या कि कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी, ये भी चीजें आप लोगों ने लाजम और सिर्फ पूछनी है। बाथरूम में टाइल जो है वो कितनी हाइट तक लगानी है, खिड़कियों में नीचे मार्बल की जो सिल लगानी है वो लगानी है या नहीं लगानी, और मेन गेट कौन सा होगा और उसे कौन लगाएगा, ये ठेकेदार लगाएगा या ये मालिक खुद लगवाएगा, ये भी चीजें आप लोगों ने लाजम उस लिखत पढ़त के अंदर शामिल करनी है। ये तमाम बातें जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इससे ये फायदा होगा कि मालिक और ठेकेदार के दरमियान जो अनबन बनी रहती है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। स्टार्टिंग के अंदर तो ठेकेदार भी उसने काम लेना होता है और मालिक ने काम करवाना होता है, तो दोनों बिल्कुल रजामंदी से कुछ चीजें हैं वो तय कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम जो चीजें आप लोगों के सामने बयान की हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये तमाम चीजें लिख लेंगे, ठीक है, और दोनों फ्रीक इसके ऊपर राजी हो जाएंगे और मुकम्मल डिस्कशन कर लेंगे, तो कभी भी आप लोगों को ठेकेदार और मालिक के दरमियान जो क्रैश होता है वो नहीं होगा और मुकम्मल काम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इंशाल्लाह लाहौरी कप 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो है वो लेके आता रहेगा, ताकि आप दोस्त अब आप जो बेनिफिट है वो हासिल करें, ना कि अपना नुकसान किसी तरह से भी करें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी कप 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसमेंट की तामीर और उस पर आने वाले अखराजात, फायदे और नुकसानात। अगर आप लोग अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का इरादा है कि आप लोग बेसमेंट बनाएं, तो उस पर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा, उसका फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा। सबसे पहले बात तो ये अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर आप लोग बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो जब तक आप लोगों की कोई ज्यादा मजबूरी ना हो उस वक्त तक अगर आप लोग बेसमेंट से गुरेज करें तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बिलखसूस गांव देहात में तो कोशिश करें कि बेसमेंट की तामीर ना ही करें तो वही बेहतर है। सबसे पहले आप लोगों को फायदा बताते हैं कि अगर आप लोग बेसमेंट की तामीर करेंगे इसका फायदा आप लोगों को क्या होगा। बड़े शहरों में जगह की कमी का मसला होता है, मसलन इस्लामाबाद, लाहौर में बाकायदा कानून है कि रिहायशी जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोग 2 मंजिला तामीर कर सकते हैं, इससे ऊपर आप लोग तामीर नहीं कर सकते, सिर्फ 2 मंजिला आप लोग तामीर कर सकते हैं। तो इस सूरत में अगर आप लोग बेसमेंट तामीर कर लें तो इससे आपको एक जो इजाफी मंजिल है वो मिल जाएगी, इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये फायदा जो है वो हो सकता है। दूसरा आप लोगों को क्या फायदा होगा, बेसमेंट क्योंकि जमीन के अंदर होती है और इसके ऊपर मजीद तामीर भी होती है, यानी कि इसके ऊपर और भी मंजिलें होती हैं, तो बाकी घर की निस्बत गर्मियों में ये जो बेसमेंट होती है यह ज्यादा ठंडी होती है, यानी कि अगर आप लोग इसके अंदर रहते हैं तो ये आपको ठंडी जो है बेसमेंट लगेगी। बेसमेंट का एक और फायदा ये होता है कि जब इसे तामीर करते हैं तो जमीन को नीचे तक खोदना पड़ता है, ठीक है, तो जितनी जमीन नीचे तक खोदी जाती है तो उतनी ज्यादा बुनियाद जो होती है वो मजबूत होती है, जो आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है वो इतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये इसके फायदे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अगर आप लोग बेसमेंट तामीर करते हैं तो आपको इसके नुकसानात क्या उठाने पड़ेंगे और इसका आपको फायदा क्या होगा, आप लोग मुकम्मल आइडिया जो आपके दिमाग में आ जाए। नुकसान सबसे पहले तो यह होगा कि इसकी तामीर के अंदर आप लोगों को इंतहाई महंगी होती है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों की जो तामीर होती है वो आप लोगों को इंतहाई ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों की बेसमेंट जो है वो तामीर होती है। बेसमेंट से सीवरेज या पानी बाहर निकालने के लिए खासी तकदो आप लोगों को करनी पड़ती है और ये सारी जिंदगी तकदो आप लोगों की जारी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर देहाती इलाके या शहरी इलाकों के अंदर भी सीवरेज की जो लाइनें होती हैं वो सड़क से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फुट जो नीचे होती हैं, लेकिन बेसमेंट के लिए 8 से 7 फुट नीचे जाना पड़ता है। अगर आप लोग बेसमेंट बनाएंगे तो 8 से 7 फुट नीचे आप लोग जाएंगे, लिहाजा अगर आप लोगों को वहां पर सीवरेज का जो पानी आएगा वो बेसमेंट के अंदर, उसको ऊपर लाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टैंक बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को उसके अंदर पंप वगैरह लगाने पड़ेंगे ताकि वो आपका जो नीचे वाला पानी है बेसमेंट वाला वो खींच का ऊपर लेके आए, जहां से आप लोगों का जो सीवरेज का पानी है वो जाया हो सके। तो सबसे पहले 2 नुकसान हो गए। सबसे पहला नुकसान ये है कि ये इंतहाई महंगी पड़ती है, दूसरे नंबर पर सीवरेज का सबसे बड़ा मसला जो है वो बनता है, और तीसरे नंबर पर यह है कि अगर हवा की आमदोरफ्त का इसके अंदर मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त ना किया जाए तो इसके अंदर इंतहाई घुटन और हबस हो जाती है, इसमें खिड़कियां भी नहीं बन सकती और रोशनी के लिए भी आप लोग ज्यादा इसके अंदर चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप लोग बड़की तवानाई यानी कि आप लोग अपनी जो बिजली है उसको इस्तेमाल करेंगे, और इससे ये होगा कि अगर आप लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको मामूल से ज्यादा बिल भी देना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का नुकसान जो है वो होता है।
अगर मामूल से ज्यादा बारिशें हो जाएं तो इसका एक और भी नुकसान ये होगा कि बारिशों की वजह से निकासी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आपकी बेसमेंट के अंदर जो पानी है वो खड़े होने का चांसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए बेसमेंट जो है ये नुकसानदेह है। अब आते हैं जनाब इसके अखराजात की तरफ कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बेसमेंट बनाना चाहते हैं अपने घर के लिए तो आप लोगों को कितना खर्चा जो है वो इसके ऊपर करना पड़ेगा। बेसमेंट तामीर करने की सूरत में खुदाई बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सिटिंग टैंक बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप लोगों का पानी वगैरह जो वो सेफ रहे, और इसके अलावा आप लोगों को जितनी भी दीवारें हैं साइड वाली वो आप लोगों को कंक्रीट करना पड़ती हैं। ये किस कदर महंगी है इसका आप लोग अंदाजा सिर्फ इससे लगा लें कि अगर आप लोग एक 9 इंच की 10x10 साइज की ईंटों की दीवार बनाते हैं तो वो करीबन आपकी 30,000 तक बन जाती है प्लस्तर वगैरह करके। जबकि अगर आप लोग यही दीवार बेसमेंट की कंक्रीट की बनाएंगे तो कम से कम आपका 70,000 रुपया खर्चा जो है वो आएगा। तो इससे आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का कितना खर्चा आएगा ये आप लोगों को इजी लफ्जों में मैंने समझा दिया है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को जो बेसमेंट की दीवारें होंगी उसको भी आप लोगों को वाटर प्रूफ बनाना पड़ेगा ताकि जो सेम वगैरह है वो साइड से अंदर जो है वो ना दाखिल हो। तो इजी लफ्जों में अगर आप लोग कोई 10x10 की ईंटों की एक दीवार बनाते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों का 30,000 रुपया खर्चा जो है वो आ सकता है। और अगर यही आप लोग कंक्रीट की दीवार बनाते हैं वो भी बेसमेंट के अंदर, क्योंकि चारों साइडों से आपको कंक्रीट करना पड़ेगी, तो इसके ऊपर कम से कम आप लोगों का 70,000 रुपया 10x10 की एक दीवार के ऊपर खर्चा आएगा। तो इससे आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप लोगों ने अगर बेसमेंट बनानी है तो कितनी बड़ी बेसमेंट होगी और उसका साइज क्या होगा। तो इस हिसाब से आप लोग इजीली अपना हिसाब लगा सकेंगे कि कितना ज्यादा आप लोगों का खर्चा इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ सकता है। लाहौरिया 2020 आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह किस्त बाई किस्त एक एक वीडियो के अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहेगा, और लास्ट पे आप लोगों को पूरी सीरियल जो है वो एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो आके आप लोग समझ सकें कि अगर आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें आप लोगों को किसी और चीज के अंदर मुब्तला ना करें, आप लोग कहीं और से चूना ना लगवा लें, यानी कि आप लोगों का ज्यादा खर्चा ना हो जाए। आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना वीडियोस वगैरह देखकर आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों का कितना खर्चा जो आपके घर के ऊपर बनाने के ऊपर हो सकता है। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का जनाब हमारा टॉपिक होगा ब्लॉक की दीवारें और ईंटों की दीवारों में क्या फ़र्क है, कौन सी और कितनी सस्ती है। यानी कि ईंटों की दीवार जो होती है वो सस्ती आपको पड़ेगी, या जो ब्लॉक की दीवार आप लोग बनाएंगे वो आप लोगों को सस्ती पड़ेगी, और इसके फ़ायदे या इसके नुकसानात क्या हैं। ईंटों के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ईंटों के ज़्यादा नुकसानात हैं, या ब्लॉक की दीवारों के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ब्लॉक की दीवारों के ज़्यादा नुकसानात हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म की बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। एक पहले नंबर पे जो है उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप लोग लोड बेयरिंग कह सकते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें सारा वज़न कॉलम्स के ऊपर, जिससे हम आम ज़बान में सतून या पिलर्स भी कहते हैं, ठीक है, जितना भी सारा वज़न होता है वो उन पिलर्स के ऊपर या उन सतून्स के ऊपर रखा होता है। यानी कि हम लोग पिलर्स उठाते हैं, यानी कि नीचे से पिलर वाली दीवार करते हैं, ठीक है, पिलर बनाते हैं और उनकी जितनी भी बुनियाद होती है वो उन पिलर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि बिल्डिंग का जितना भी वज़न आएगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बीम्स के ऊपर या पिलर्स के ऊपर आएगा, और उसके अंदर जो दीवारें होंगी वो बराए नाम यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्दे का काम करेंगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्दा बनाने के लिए हम लोग दीवारें लगाएंगे, वरना उसका जितना भी वज़न आएगा वो सारा वज़न सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बीम्स या पिलर के ऊपर आएगा। तो ठीक है, इस किस्म की दीवार को या इस किस्म के स्ट्रक्चर को आप लोग कह सकते हैं जनाब फ्रेम स्ट्रक्चर। जबकि दूसरी किस्म जिसे आप लोग लोड बेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोड बेयरिंग इस किस्म की बिल्डिंग में तमाम वज़न जो होता है वो दीवारों के ऊपर होता है। यानी कि जितना भी वज़न होता है वो दीवारें उठाती हैं। इनमें या तो कॉलम होते ही नहीं है, अगर कॉलम होते हो भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बराए नाम होते हैं। यानी कि उसके अंदर अगर बीम होता भी है तो वो बराए नाम होता है, वरना जितना भी वज़न होगा वो आपकी जुनाब दीवार जो है वो उठाती है। अगर आप लोग मजबूती का हिसाब लगाएं तो ब्लॉक तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। एक आम ब्लॉक होता है,
दूसरे को हालो ब्लॉक कहते हैं जो कि अंदर से खाली होता है, ठीक है। और तीसरा जो ब्लॉक होता है वो हाइड्रोलिक ब्लॉक होता है, ठीक है। आम ब्लॉक की ताकत जो होती है वो 500 से 600 PSI होती है, ठीक है, जबकि हाइड्रोलिक ब्लॉक की 900 से लेकर 1000 PSI तक होती है। जबकि अव्वल दर्जे की जो ईंट होती है चाहे उसकी हालत बुरी भी हो, ठीक है, तो उसकी जो ताकत होती है वो 1600 से लेके 1700 PSI तक होती है। यानी कि अगर आप लोग मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो जो ईंट जो होती है वो बलिहाज मजबूती आम ब्लॉक से कम 3 गुना और हाइड्रोलिक ब्लॉक से कम डबल ताकत की होती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो ईंट की ताकत होती है वो ब्लॉक से 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा होती है। अब इसकी कीमत की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद या रावलपिंडी में एक आम ब्लॉक जिसका साइज़ 12x8x5 इंच है की फैक्ट्री कीमत कम से कम 24 रुपीज़ है। यानी कि अगर आप लोग फैक्ट्री से ख़रीदेंगे तो एक ब्लॉक आप लोगों को जनाब 24 रुपये का पड़ेगा। जबकि इसी साइज़ का हाइड्रोलिक ब्लॉक जो यानी कि क्वालिटी में थोड़ा अच्छा होता है जिसकी जो कि PSI 900 से 1000 होती है, वो जनाब आपको अराउंड 34 रुपीज़ का मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फैक्ट्री रेट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 10x10 फुट की दीवार बनाना चाहते हैं तो इसमें अराउंड 150 ब्लॉक जो आप लोग के लगेंगे, तो 150 × 27 तो कम से कम 4050 रुपीज़ के ब्लॉक आप लोगों के एक दीवार के ऊपर लगेंगे, ठीक है, 10x10 फुट की दीवार अगर आप लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी साइज़ की दीवार जो है वो ईंट वाली बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों की 530 ईंटें लगेंगी, ठीक है, यानी कि 530 × 10 यानी कि 5300। तो 10x10 की अगर आप लोग दीवार बनाएंगे तो उसके ऊपर ब्लॉक का जो खर्चा आएगा वो 4050 आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर आप लोग ईंट लगाएंगे तो ईंट का खर्चा 5300 आएगा। यानी कि कीमत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये का आप लोगों को इजाफी देना पड़ेगा अगर आप लोग ईंट की दीवार लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये आप लोग देख लें कि उस ईंट की मजबूती जो होगी वो 3 गुना ज़्यादा होगी। ब्लॉक और ईंटों की चुनाई कराने का लेबर का जो रेट है वो तकरीबन एक ही होता है, ठीक है। इस्लामाबाद या रावलपिंडी के इस वक्त इलाके के अंदर जो रेट चल रहा है वो 18 से 25 रुपीज़ चल रहा है, जबकि इन दोनों तरह की दीवारों में से ब्लॉक की दीवार में मसाला जो होता है, ठीक है, वो थोड़ा कम लगता है, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ बचत कह सकते हैं कि जो ब्लॉक की दीवार होती है उसके अंदर मसाला कम लगता है, लेकिन अगर मजबूती का हिसाब लगाया जाए तो ईंट की जो दीवार होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अब आते हैं जनाब ब्लॉक की चुनाई की तरफ। ब्लॉक की चुनाई को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है, लोग ज़्यादा पानी मिस्त्री ज़्यादा पानी डाल देते हैं, लेकिन ब्लॉक की जो चुनाई होती है उसके अंदर ज़्यादा पानी जो है वो नहीं डालना चाहिए। दूसरे नंबर पे ब्लॉक जो है वो तेज़ी से लग जाते हैं, यानी कि इसके अंदर तेज़ी होती है, जो मिस्त्री काम करता है वो तेज़ी से ब्लॉक जो है वो लगा सकता है और बलिहाज कीमत ये ईंटों की निस्बत सस्ते पड़ते हैं। अगर आप लोग एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो ठीक ठाक कीमत में फ़र्क आप लोगों को इसके अंदर नज़र आएगा। जो हालो ब्लॉक्स होते हैं वो साउंड और हीट के ख़िलाफ़ जनाब अच्छा काम करते हैं। ब्लॉक की चुनाई पर प्लस्तर का मसाला कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्लॉक प्रेशर के ख़िलाफ़ ईंट की निस्बत ज़्यादा कामयाब है, यानी कि अगर प्रेशर का हिसाब लगाया जाए तो ब्लॉक जो है वो प्रेशर को ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। प्रेशर से मुराद अगर 4.5 इंच की टूटी ईंट की दीवार को साइड से हथौड़े या किसी दीगर चीज़ से चोट लगाई जाए तो ब्लॉक की दीवार की निस्बत जल्द टूट जाएगी, जबकि ईंट छोटी होती है इसलिए जोड़ नज़दीक होते हैं तो जल्द ही अपनी जगह छोड़ देंगे, जबकि ब्लॉक का साइज़ खासा बड़ा होता है तो जोड़ भी दूर होते हैं तो वो ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। नुकसान ब्लॉक की चुनाई में सेम आने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वज़न उठाते हैं, इंतहाई कमज़ोर होते हैं। ये वज़न तो उठा लेते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप लोग वज़न डाल सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई कमज़ोर होते हैं। ब्लॉक की चुनाई में बारीक दरारें आने की खासे चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इनका एक्चुअली साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और इन्हें काम की जगह है यानी कि आप लोगों ने जहाँ पे ब्लॉक्स लगाने हैं वहाँ तक लेके जाना ज़रा अच्छा खासा मुश्किल पेश आता है। ईंटों की चुनाई का क्या फ़ायदा होता है जनाब? ईंटों की चुनाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सेम आने का जो ख़तरा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। वज़न उठाने में ये ब्लॉक से 3 गुना ज़्यादा ताकत की हामिल होती हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर जितना भी वज़न डाला जाए तो ब्लॉक की निस्बत ये 3 गुना ज़्यादा आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको मजबूत बनाती हैं। इस तरह की दीवारों में लाइनें नहीं आती, यानी कि इसके अंदर जो छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं वो बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। छोटे साइज़ की वजह से काम की जगह पर जिस जगह पर आप लोगों ने लेके जाना हो, ठीक है, वहाँ पर आसानी से पहुँच जाती हैं और मिस्त्री के लिए इन्हें लगाना
लगाना जो होता है वो इंतहाई आसान होता है। इसका नुकसान क्या है जनाब, ईंटों को लगाने का क्या नुकसान है? ठीक है जनाब, ये गर्माइश और आवाज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा काम नहीं करती, बलिहाज कीमत ब्लॉक से महंगी है और इस पर प्लस्तर का मसाला जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। याद रहे, अगर ईंटों की दीवार 9 इंच मोटी हो और उसकी जगह ब्लॉक की दीवार लगाई जाए तो आधी से भी कम कीमत में पड़ जाएगी, लेकिन इसकी ताकत कम अज़ कम 6 गुना जो है वो कम होगी। यानी कि अगर आप लोग एक 9 इंच की दीवार बनाते हैं, ठीक है, और वही दीवार आप लोग ब्लॉक से बनाते हैं तो कम अज़ कम जनाब जो कीमत के अंदर डिफरेंस आएगा वो आधा डिफरेंस आएगा। यानी कि ब्लॉक की जो दीवार है वो 5000 की बनेगी, लेकिन वही दीवार जो ईंटों की है वो 10,000 की बनेगी, ठीक है। तो लेकिन उसकी ताकत के अंदर कम अज़ कम आप लोगों को 6 गुना तक का कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लॉक की दीवार जो कमज़ोर होती है, लेकिन ईंटों की जो दीवार होती है वो सख्त होती है, यानी कि मजबूत होती है। अब जनाब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग कौन सा जनाब मटेरियल लगाना चाहते हैं, ईंटें लगाना चाहते हैं या आप लोग क्या कहते हैं ब्लॉक्स जो लगाना चाहते हैं। हमारा काम था आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि बिल्डिंग बनाते हुए आप लोगों ने ईंट लगानी है या आप लोगों ने जनाब ब्लॉक्स जो है वो यूज़ करने हैं। लाहौरिया 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इस किस्म की इन्फॉर्मेशन वाली मुकम्मल वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने लेके आते रहेंगे ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग जो भी काम करें वो बेहतर अंदाज से कर सकें। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा। अगर आप लोग अपना नया घर तामीर करना चाहते हैं या पुराने घर को दोबारा तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सी ईंटें जो है वो इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में घर की तामीर के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो ईंट है। ये ईंट गारे से बनाई जाती है और उनको सांचे में डालकर मुख्तलिफ किस्म के भट्टों में 1000 से ज्यादा दर्जा हरारत के ऊपर कई कई दिनों तक पकाया जाता है और उसके बाद आप लोग की ये जो ईंट है ये तैयार होती है। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही पुराना तरीकेकार है ईंटों को बनाने का। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ईंटें तैयार की जा रही हैं वो मुख्तलिफ किस्म की ईंटें हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन किस्म की ईंटें हैं और आप लोगों ने अपने घर के अंदर कौन सी ईंट जो है वो इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले नंबर पर आती है खसूसी ईंट। ये सबसे महंगी ईंट है और अपनी महंगाई की वजह से शाज़ो नाज़री इस्तेमाल होती है। ये अपनी खसूसियात में तकरीबन कमाल होती है। ये मुकम्मल साइज की होती है, बेदाग होती है और पूरी मुकम्मल होती है। अच्छी तरह पकने से मुकम्मल मजबूत होती है। इसमें इस्तेमाल शुदा गारा सबसे अच्छे मेयार का होता है। जो उसके अंदर गारा इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये ईंट बनाई जाती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का गारा होता है। इस तरह इसको तैयार करने वाली जो लेबर होती है वो भी जब इसके गारे को मिक्स करती है तो मुकम्मल तरह इसके गारे को मिक्स करती है और उसके बाद उसके सांचे में डालते हैं और उसके बाद इसको भट्टी में डाला जाता है और अच्छी तरह इसको पकाया जाता है। तो ये जो ईंट होती है ये खसूसी ईंट होती है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा महंगी ईंट होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं अव्वल ईंट। अव्वल ईंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ईंट है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो ईंट इस्तेमाल होती है वो अव्वल ईंट इस्तेमाल होती है। ये खसूसी ईंट से सस्ती होती है लेकिन इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद होती हैं जो मजबूती और एक अच्छी तामीर के लिए दरकार हैं। अव्वल ईंट की कीमत और खूबियों के हिसाब से मजीद कई किस्म की किस्में होती हैं जिसे अव्वल ए, अव्वल बी वगैरह भी आप लोग कह सकते हैं। अव्वल ईंट अच्छी तरह पकी होती है, शक्ल भी इसकी बेहतरीन होती है, लेकिन ट्राली में आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जो ईंटें हैं वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी मिलती हैं। लेकिन अगर आप लोग कहें तो अव्वल जो ईंट होती है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है घरों को बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो होती है दोम ईंट की। इस किस्म की ईंट जो होती है वो घर की तामीर के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बिल्कुल हम लोग तजवीज नहीं करते कि आप लोग अपने घर के बनाने के लिए दोम ईंट का इस्तेमाल करें। ये ईंट सस्ती होती है, आप लोग इसको सस्ती कीमत पर अवेलेबल कर सकते हैं। इसको दोम का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी जब पकाई होती है तो ये पूरी तरह पक नहीं पाती, तो इस किस्म की जो ईंटें हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है और इस ईंट को दोम ईंट का नाम दिया जाता है। और इसकी मजबूती भी जो होती है वो भी कम होती है और इसकी जो शक्ल होती है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यानी कि डिफरेंट जाविये के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोम जो ईंट होती है आपको घर के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है कि आप लोग अपना एक नया घर तामीर करें तो उसके अंदर आप लोग दोम ईंट का जो है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद एक ईंट आती है उसको घंगर ईंट कहते हैं।
भट्टी में कुछ ईंटें ज्यादा जल जाती हैं, जिसकी वजह से उस पर एक पुख्ता काला जो है वो निशान आ जाता है। ईंट जो होती है वो बेढंगी सी हो जाती है और बेतरतीब सी हो जाती है। ऐसी ईंटों को आप लोग घंघट ईंट का जो है वो नाम दे सकते हैं। ऐसी ईंटें जो है वो किसी जगह पर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको लगाने के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ज्यादा मसाला इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ज्यादा मसाला लगता है तो जाहिर बात है जितना हम लोग इससे बचत करते हैं कि ये घंघट ईंट इस्तेमाल कर लें, उससे हम लोग उसके ऊपर मसाला लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का एक पैसे का भी नुकसान होता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये ईंट की दीवार बनती है तो बिल्कुल गंदी गंदी सी लगती है और अजीब किस्म की दीवार भी बनेगी और इसके ऊपर आप लोग को प्लास्टर भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। इसके बाद जो ईंट आती है उसको आप लोग बारशी ईंट कह सकते हैं। ईंटों को भट्टी में डालने से पहले कच्ची और गीले ईंटों को खुले मैदान के अंदर सूखने के लिए रखा जाता है, क्योंकि इन ईंटों को ढांपने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं होती, तो ये बिल्कुल बाहर आसमान के नीचे पड़ी रहती हैं। और जब ऊपर से बारिश आती है तो जब इनके ऊपर बारिश पड़ती है तो इसके ऊपर हल्के हल्के धब्बे जो है वो बन जाते हैं, और जब इन ईंटों को पकाया जाता है तो उसके ऊपर भी धब्बे जो है वो नजर आते हैं। अगर ये जो ईंटें हैं बारशी ईंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह पकाया जाए तो ये भी बिल्कुल अव्वल ईंट के बराबर होती है। बिल्कुल आप लोग इसे अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन शर्त यह है कि ये अच्छी तरह पकी हुई हो और अगर इसके ऊपर कोई निशान वगैरह भी हो तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये अव्वल ईंट से थोड़े कम प्राइस के ऊपर भी आप लोगों को मिल सकती है। अब आते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोग नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी ईंट जो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने घर की तामीर के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारा मशवरा यह है कि आप लोग अव्वल दर्जा की जो ईंट है उसको खरीदें, जिसमें वो तमाम खूबियां हों जो ऊपर आप लोगों को हम लोगों ने बता दी हैं। ईंट आप खुद भट्टे वाले से बिला वास्ता खरीद सकते हैं। आजकल क्या कह सकते हैं कि आप लोग जो लोग घर तामीर करते हैं या जो ठेकेदार हजरात हैं, आप लोग उनको सिर्फ कह देते हैं कि ईंटें सब कुछ, यानी कि उनको कह देते हैं कि करें, लेकिन बेहतर है कि अपने मकान के लिए अगर आप लोग ईंट जो है वो खुद बाय करें तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग अच्छी ईंट बाय करेंगे और पूरी जिंदगी आप लोगों का वो जो मकान है वो बिल्कुल कहीं से भी दरारें वगैरह नहीं आएंगी, उसके ऊपर कोई लाइनें वगैरह नहीं आएंगी, जिससे आप लोगों का जो मकान है पूरी जिंदगी के लिए महफूज बनेगा। इसलिए इसके ईंटें खरीदने के मामले में थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर ले तो सारी जिंदगी आप लोगों का मकान जो है वो जबरदस्त और फिट रहेगा। तो अगर आप लोग ये ईंटों को खुद बाय करेंगे तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग ईंटें खुद बाय करें और अच्छी क्वालिटी की ईंटें, अव्वल जो ईंट है उसको जाकर चेक करें या कोई ऐसा आदमी जो इस काम के अंदर माहिर हो उसको अपने साथ लगाएं, ताकि वो आप लोगों के लिए ईंटों की परचेजिंग करें और आपका घर जो है वो सारी जिंदगी के लिए सेफ एंड सिक्योर हो जाए। लाहौरिया 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता रहेगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट हासिल हो। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप लोग अपने घर की तामीर के लिए सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो आपको किस किस्म का सीमेंट जो है उसको बाय करना चाहिए। एक्चुअली सीमेंट भी घर की तामीर बल्कि किसी किस्म की तामीर के लिए एक अहम जुज्व है। घर की बुनियादों से लेकर कंप्लीट होने तक सीमेंट मुख्तलिफ मराहिल में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली इसकी दो किस्में हैं, एक किस्म का नाम है ग्रे सीमेंट और दूसरी किस्म का नाम है सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट का इस्तेमाल कमोबेश ही होता है, जैसा कि टाइल की बढ़ाई करवानी हो या रंग करते वक्त आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपनी दीवारें जो है उनको चूने की जगह सफेद सीमेंट करवाना है तो उस वक्त ये आप लोग सफेद सीमेंट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि ग्रीन सीमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सीमेंट है, जैसा कि चुनाई का काम करना हो, आप लोगों ने प्लास्टर करना हो, आप लोगों ने कंक्रीट करनी हो, आप लोगों ने टाइल लगानी हो, यानी कि घर के अंदर जितने भी आप लोगों ने मिस्त्री का काम करना हो तो उसके अंदर आप लोगों को सीमेंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त मिट्टी का दौर चला गया। पहले मिट्टी से तामीरात होती थी लेकिन अब डायरेक्ट सीमेंट से तामीरात होती हैं। तो घर का कोई भी काम आप लोगों ने करवाना हो तो उसके अंदर सीमेंट का जो है इस्तेमाल है वो लाजम करना पड़ता है। एक्चुअली सीमेंट एक जोड़ने वाला मादा है जो कि चूना पत्थर, गारा, सीलिंग और खाम लोहे वगैरह से तैयार किया जाता है। इसके अंदर ग्रे सीमेंट की मजीद दो किस्में हैं, इसमें SRC एक सीमेंट का नाम है और दूसरा OPC। SRC एक खास किस्म का सीमेंट होता है और इसमें आयरन ऑक्साइड की मिकदार जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये सीमेंट जो है
शाज़ो बेशर इस्तेमाल होता है, यानी कि कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओपीसी जो सीमेंट है ये आप लोग आसानी किसी भी दुकान से जाकर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट और मसाला बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सीमेंट है उसको आप लोग ओपीसी कहते हैं। पाकिस्तान में कुछ मशहूर सीमेंट की ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर बेस्ट वे है, मेल लीफ है, फौजी है, लक्की है, इस तरह की बहुत सी ब्रांड्स हैं जो मुख्तलिफ इलाके के अंदर मुख्तलिफ जगह पर पाई जाती हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि आपके इलाके के अंदर कौन सी ब्रांड जो है वो फेमस है। सीमेंट फैक्ट्री से ये जो सीमेंट आता है ये 50 किलोग्राम की बोरियों में पैक करके भेजा जाता है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम है, इसलिए इसमें 2 नंबरी भी है वो भी बिल्कुल आम है। असली सीमेंट की कॉपी और मिलते जुलते सीमेंट मार्केट में आप लोगों को आम तौर पर देखने को जो है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी के लिए असली और नकली के दरमियान फर्क करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अपने घर की तामीर करते वक्त आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जब भी सीमेंट बाय करें तो अपने इलाका के जो मशहूर डीलर है उससे आप लोग सीमेंट जो है उसको बाय करें। अगर आप लोग ऐरे गैरे डीलर से ये सीमेंट जो है वो बाय करते हैं तो हो सकता है कि वो आप लोगों को चूना जो है वो लगा जाए, यानी कि आप लोगों को प्राइस जो है वो असली सीमेंट की दे, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को 2 नंबर जो सीमेंट है वो भी ये सेम जिस तरह ओरिजिनल पैकिंग होती है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है वो आपको 2 नंबर जो सीमेंट है वो दे दे। तो इसलिए अगर आप लोगों को सीमेंट बाय करना है तो आप लोग जो लोकल शॉप्स है उनसे बिल्कुल, अगर आप लोगों को ज्यादा चाहिए तो आप लोग लोकल शॉप से बाय ना करें, बल्कि आप लोगों का जो इलाके का मशहूर डीलर है आप लोग उससे राब्ता करेंगे तो आपको हमेशा जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है वो आप लोगों को फराहम किया जाएगा। एक और चीज, सीमेंट आप लोग जब भी खरीदें तो हस्बे जरूरत खरीदें, क्योंकि ज्यादा देर से रखा हुआ जो सीमेंट होता है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप लोग साइड पर उतरवाएंगे तो शायद वाली बात है को पानी उसके ऊपर गिर जाए या इसके अलावा कोई और चीज उसके अंदर मिक्स हो जाए तो जो उसकी कारकर्दगी जो उसकी मजबूती होती है वो कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप लोगों ने सीमेंट यूज करना है तो उसको आप लोग जो बिल्कुल नया है, यानी कि आप लोगों ने पहले उसको लेकर नहीं रखना, जितनी आपको जरूरत हो आप लोग उतना बाय करें और उसको जो इस्तेमाल है वो कर लें। अब चीज आती है कि किस तरह आप लोग क्वालिटी चेक करेंगे कि आप लोगों ने जो सीमेंट बाय किया है वो ओरिजिनल है, यानी कि 1 नंबर सीमेंट है या कि वो 2 नंबर सीमेंट है। एक्चुअली कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि आप लोग साइड के ऊपर यानी कि अपने घरों के अंदर सीमेंट को जो है वो चेक कर सकें कि अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है या 1 नंबर सीमेंट है। बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं, इसके ऊपर अगर आप लोग अमल करेंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीमेंट असली है या नकली है। सबसे पहले तो बोरी आप लोगों ने चेक करनी है कि जिस बोरी के अंदर आप लोगों का सीमेंट आया है उसकी ब्रांड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फौजी जो सीमेंट है उसकी ब्रांड का कोई सीमेंट का गट्टू बाय करते हैं तो आप लोग उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाए या डीलर किसके पास चले जाए तो आप लोगों को बताया देगा कि ये जो बोरी है इसके ऊपर ये इन लोगों का लोगो है, ये लोगो जो है होना चाहिए। तो जो 2 नंबर सीमेंट होते हैं वो लोगो यूज नहीं करते, बाकी सब वो जो जितना कुछ होता है यानी कि पूरा जो पैकिंग बनाई होती है वो सेम बनाई होती है, लेकिन वो लोगो से यूज नहीं करते। तो एक तो ये तरीका है कि आप लोग लोगो से चेक कर सकते हैं कि सीमेंट ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि इसको रगड़कर और मसलकर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा सीमेंट लें उसको हाथ के ऊपर रखें तो अगर जब आप लोग उसको मसलेंगे तो वो बिल्कुल आप लोग को मुलायम और नरम लगेगा, उसके अंदर थोड़ी भी बहुत भी खुरदरापन जो है वो फील नहीं होगा। अगर उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा भी खुरदरापन जो है वो फील हो तो आप समझ जाए कि इसके अंदर रेत वगैरह जो है वो शामिल की गई है। पानी में भी आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं कि जब भी आप लोग पानी के अंदर थोड़ा सा सीमेंट भी डालेंगे जो अच्छी क्वालिटी का होगा जो ओरिजिनल होगा तो वो डालते ही उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो 2 नंबर सीमेंट होता है वो पानी के ऊपर जो तैरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग सीमेंट को चेक कर सकते हैं। ये कोई थोड़ी बहुत सीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो सीमेंट बाय किया या आप लोग जो सीमेंट बाय कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। बाकी लाहौरी अब 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने के अंदर आसानी पैदा हो कि जब आप लोगों ने अपने घर की तामीर करनी है तो आपको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई
आज का जनाब हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को चौकाठ की जरूरत होती है। तो अगर आप लोग घरों के दरवाजों के लिए चौकाठ लगाना चाहते हैं तो आप लोग कौन सी चौकाठ का इस्तेमाल करें, और इसका अगर आप लोग कोई भी चौकाठ लगाते हैं तो उसका मुस्बत पहलू क्या होगा और उसका मनफी पॉइंट जो है वो क्या होगा, और इनकी कीमतों के अंदर कितना डिफरेंस है, आज इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 3 किस्म की चौकाठ जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चौकाठ है उसे आप लोग लोहे की चौकाठ जो है वो कह सकते हैं। पहली नंबर पे जो है वो लोहे की चौकाठ है, ठीक है, उन्हें आप लोग काली चौकाठ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस्ती चौकाठ आ जाती है और उसके बाद साइड लकड़ी की चौकाठ है, यानी कि 3 किस्म की जो चौकाठ है, सबसे पहले लोहे की चौकाठ, उसके बाद जिस्ती चौकाठ और उसके बाद लकड़ी की चौकाठ। लोहे की चौकाठ में मुख्तलिफ गेज होते हैं, जितना गेज कम होगा उतनी चौकाठ जो है वो भारी होगी और मजबूत भी होगी। आम रूटीन के अंदर अगर आप लोग देखें तो 14 से 16 गेज की जो चौकाठ है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। 14 से लेकर 60 गेज की जो चौकाठ है उसको हम लोग अपने घरों के अंदर जो है वो यूज करते हैं। लोहे की चौकाठ सबसे सस्ती होती है और इस पर बाद अज़ा आप लोग लाल रंग का पेंट जो है वो मार सकते हैं, या उसके ऊपर जो लाल रंग का जो पेंट है उसको मारा जाता है ताकि जंग लगने से उसको महफूज रखा जा सके। अगर आप लोग चौकाठ यूज करते हैं अपने घरों के अंदर तो उसके ऊपर आप लोग बराह रास्त पानी जो है वो उसको नहीं लगने देते, यानी कि उसके ऊपर जब आप लोग प्लस्तर करते हैं या आप लोग अपने घर वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग बराह रास्त जो पानी है उसको नहीं लगने देते। तो कमो बेश आप कह सकते हैं कि 25 से 30 साल जनाब इजीली वो चौकाठ जो आपकी वो बिल्कुल कायम रहती है और उसके अंदर आप लोगों को कोई भी खस्ता हाली जो है वो नजर नहीं आती। तो लोहे की जो चौकाठ है उसका ये बेनिफिट है कि 25 से 30 साल तक अगर इसके ऊपर पानी ना लगे तो ये बिल्कुल जबरदस्त रहती है और उसके अंदर कोई नुक्स जो है वो पैदा नहीं होता। और इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि ये दीवार के अंदर कंक्रीट के साथ बिल्कुल जो है फिक्स हो जाती है और उसके ऊपर भी कंक्रीट डाल दिया जाता है ताकि इसको मजबूत किया जाए। तो अगर उसे उखाड़ा जाए तो हमारी सारी जो दीवार है वो तबाह हो जाती है। यानी कि अगर आप लोग उस चौकाठ को, जो लोहे की जो चौकाठ है, एक दफा अगर वो फिट हो गई और आप लोग उसको निकालना चाहते हैं तो जब तक दीवार को आप लोग नहीं तोड़ेंगे उस वक्त तक लोहे की जो चौकाठ है उसको आप लोग निकाल नहीं सकेंगे। तो ये इसका एक मनफी जो पहलू है। दूसरे नंबर पे जनाब आती है आपकी जनाब जिस्ती चौकाठ। चौकाठ की दूसरी किस्म जो है उसको आप लोग जिस्ती चौकाठ है या आप लोग उसको सिल्वर कलर की चौकाठ जो है वो कह सकते हैं। जिस्ती और लोहे की कीमत में 19-20 का ही सिर्फ फर्क होता है, क्योंकि इसमें जिस्त का बस रंग ही होता है, दर हकीकत ये भी मिक्स मटेरियल से जो है वो बनी होती है। जिस्ती चौकाठ लोहे की चौकाठ की निस्बत रंग के खिलाफ ज्यादा बेहतर है, बाकी बलिहाज मजबूती और मनफी पॉइंट के दोनों का हाल बिल्कुल सेम है। यानी कि लोहे की चौकाठ और जो जिस्ती चौकाठ है उसके अंदर 19-20 का ही फर्क है और उससे ज्यादा इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। जिस्ती चौकाठ का सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि अगर आप लोग इसके ऊपर बाद आपका मूड बनता है कि इसके ऊपर यानी कि रीपेंट करें, इसको इसके ऊपर कोई अलग रंग करें तो इसके ऊपर जो रंग है वो नहीं ठहरता। आप लोग जितना भी इसके ऊपर खर्चा कर लेंगे इसके ऊपर रंग जो है वो नहीं ठहरेगा। तो इसका सबसे बड़ा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस्ती चौकाठ का कि इसके ऊपर रंग जो है वो नहीं ठहर सकता। आखिरी किस्म है लकड़ी की चौकाठें। लकड़ी की चौकाठ में मजीद कई किस्म की अकसाम जो है वो पाई जाती हैं, जैसे पड़तल की लकड़ी हो गई, कायल की लकड़ी हो गई, दयार वगैरह की लकड़ी। इस वक्त मार्केट के अंदर ये तमाम लकड़ियां मौजूद है और इनकी तमाम की जनाब जो चौकाठें हैं वो बन रही हैं। अगर आप लोग बिलिहाज खूबसूरती देखें तो लकड़ी की जो चौकाठ होती है वो लोहे या जिसकी चादर की से बहुत ही ज्यादा दिलकश लगती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। और बाद में इस आप लोग इसके अंदर बेंडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हर किस्म का नकूश भी दे सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर खूबसूरती अगर आप लोगों ने देखनी है तो लकड़ी की जो काट है वो खूबसूरती के लिहाज से सबसे ज्यादा
परफेक्ट है। लकड़ी की चुकाट का सबसे ज्यादा मुस्बत पहलू जो है, यानी कि आप लोग पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब आप लोग इसको चेंज करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपना जो दरवाजा साइड पे लगा होगा उसको आप लोगों ने उसके कील निकाल लेने हैं या उसके पेज जो है उसको निकाल लेने हैं और उसको आप लोग साइड पे करके पूरी जो चुकाट है उसको दीवार से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और दीवार के अंदर कोई मसला पैदा नहीं होता, कोई भी मसला यानी कि पैदा नहीं होगा और आप लोग इजीली जो उसको है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मनफी पॉइंट में सबसे मेन चीज ये है इसकी कीमत, यानी कि कीमत के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे कम लकड़ी की पाकिस्तान में जो सबसे कम रेट की लकड़ी है वो पड़तल की लकड़ी है। अगर इससे भी अगर आप लोग चुकाट बनाए तो कम से कम 6 से लेकर 7,000 तक आपकी कम से कम एक चुकाट जो है वो बनेगी। जबकि यही चुकाट अगर आप लोग लोहे की लेंगे तो 3500 से लेकर आप लोग 3500 लोहे की आ जाएगी और जो जिसकी चुकाट है वो आपकी 3700 रुपए की आसानी से बन जाएगी, ठीक है। लेकिन लकड़ी की चुकाट का ये है कि इसके ऊपर दीमक लग सकती है, ठीक है, और उसके बाद ये खस्ता जो है वो हो सकती है। तो मेन चीज ये है कि अगर आप लोग लकड़ी की चुकाट लगाएंगे तो वो कम से कम आपको 6 से 7,000 रुपए की पड़ेगी। अगर आप लोग वही चुकाट जो है वो लोहे की लेंगे तो 3500 तक मिल जाएगी आपको, और अगर आप लोग जिस की चुकाट लेंगे तो वो आपको 3700 रुपए तक मिल जाएगी। ये तमाम चीजें जनाब इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त चल रही हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग जिस सिटी के अंदर रहते हैं या जिस इलाके के अंदर रहते हैं तो आपको मजीद मालूमात आप लोग वहां से ले सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चुकाट जो है अच्छी लगेगी। लेकिन मेन चीज है आप लोग को मैंने कंफर्म कर दिया कि 3 चुकाटें इस वक्त चल रही हैं, लोहे की चुकाट, जिसत की चुकाट और लकड़ी की चुकाट। तो आपको मनफी पहलू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और मुस्बत पहलू के बारे में भी हम लोगों ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। आप लोग अपने घर के अंदर जो चीज इस्तेमाल करना चाहें वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। हमारे साथ जुड़े रहें लाहौरिया 2020, इंशाल्लाह आपके साथ इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो शेयर करता रहेगा ताकि आप दोस्त अब आपका जनाब जो बेनिफिट है वो होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा मार्बल लगाने वक्त की जाने वाली एहतियातें। अगर आप लोग अपने घर के अंदर मार्बल लगवाना चाहते हैं तो आपको किन चीजों को मद्देनजर रखना होगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल हो सकता है। अक्सर लोगों ने हमें राब्ता किया और कहा कि उनके घर में लगा मार्बल जो है वो खड़कने लगता है। हमारी टेक्निकल जुबान में इस नुक्स को मार्बल का बोल जाना जो है वो कहते हैं। मार्बल का बोल जाना हमारी टेक्निकल जुबान में इसे हम लोग कहते हैं। इस नुक्स की वजह क्वालिटी का बराबर होना नहीं है, यानी कि अगर आप लोग समझते हैं कि इस नुक्स की जो वजह है, यानी कि अगर आप लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। बल्कि मार्बल लगाते वक्त मिस्त्री की जानिब से की जाने वाली थोड़ी सी बेएहतियाती है जिसकी वजह से ये मसला जो है वो दरपेश आता है। यानी कि मिस्त्री की तरफ से जो लापरवाही होती है उसकी वजह से जो मार्बल है वो खड़कने लग जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने किन चीजों का एहतियात करना है जिससे आप लोगों का मार्बल जो है वो सारी जिंदगी खड़केगा नहीं, यानी कि आपका मार्बल जो है वो टूटेगा नहीं। अगर आप लोग उसके ऊपर चलेंगे या कोई हैवी चीजें उसके ऊपर रखेंगे भी तो आप लोगों को वो खड़कता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि अपनी जगह के ऊपर वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लेस होगा। तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी एहतियातें हैं, अगर आप लोग वो कर लेंगे तो बिल्कुल आपका जो मार्बल है वो सारी जिंदगी के लिए जबरदस्त रहेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंक्रीट वाली छत के ऊपर मार्बल आप लोगों ने हरगिज नहीं लगाना, बल्कि सबसे पहले आप लोगों ने उसको कच्चा कर लेना है, उसके बाद जाके आप लोगों ने उसके ऊपर जो मार्बल है वो लगाना है। मार्बल लगाने से पहले उस फर्श को आप लोगों ने अच्छी तरह साफ कर लेना है, कोई कचरा, मिट्टी या रेत वगैरह उसके ऊपर ना हो। उसके बाद आप लोगों ने मार्बल लगवाना है। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरह जहां पर मार्बल लगवाना है उसकी सफाई करवा लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मार्बल जो है वो उसके ऊपर लगवाना है। फर्श को आप लोगों ने अच्छी तरह पानी लगा लेना है। पानी लगा के आप लोगों ने फर्श को अच्छी तरह गीला कर लेना है। उसके बाद मिस्त्री हजरात से कह के वो लोग मार्बल जो है वो लगाएं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फर्श पर आप लोगों ने सूखे सीमेंट का छिड़काव करना है, या आप लोग क्या करें कि नीरू जो होता है, नीरू मतलब होता है कि सीमेंट को पानी के अंदर घोलकर आप लोगों ने उस छत के ऊपर या उस फर्श के ऊपर आप लोगों ने फेंकना है ताकि आप लोगों का जो मार्बल है वो खड़के नहीं और जबरदस्त तरीके से अपनी जगह पर वो परफेक्ट लग जाए। इसके बाद आप लोगों ने जो रेत या मसाला यानी कि सीमेंट और रेत जो आप लोगों ने मिक्स करके मसाला बनाना है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान के अंदर रखनी है कि
उसके अंदर मिट्टी जो है वो शामिल ना हो, बल्कि अच्छी तरह उसको आप लोगों ने बिल्कुल जो साफ सुथरी जगह के ऊपर ये मसाला बनाना है, ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी या उसके अंदर कोई पत्थर जो है वो शामिल ना हो जाए, ताकि मार्बल लगाते हुए कोई मसला जो है वो पेश ना आए। आप जनाब फर्श पर मसाला बिछाएं और उसे बराबर करके मार्बल को उस पर प्रेस करें। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो की जाती है वो ये की जाती है कि मिस्त्री जो होता है वो ज्यादा प्रोग्रेस लेने के चक्कर में या अपनी नाअहली से मसाले पर डायरेक्ट नीडू जो है उसको डाल देता है, ठीक है, और उसके बाद मार्बल लगाना शुरू कर देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस मिस्त्री से ये बात करें कि मसाले पर मार्बल पहले प्रेस करने के बाद दोबारा उसे वापस उठाए और मसाले पर दोबारा जो नीडू है उसको डालें और करंडी की मदद से, ठीक है, उस मसाले में दोबारा लाइनें सी लगाएं। फिर आप लोग देखेंगे कि जब आप मार्बल फिक्स करेंगे तो आपका मार्बल कभी भी जो मार्बल है आपका वो कभी भी जिंदगी भर जनाब उस जगह से उखड़ेगा नहीं और ना ही वो खड़केगा। ये सबसे अच्छा तरीका है जो आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। और मार्बल लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मिस्त्री को गीला फोम अपने पास रखे और गीला फोम जो है उससे मार्बल की सफाई करे, और रात को जब उसने छुट्टी करके जाना है जितना भी मार्बल उसने लगाया होगा तो ये आप लोगों ने लाजम कहना है कि उससे वो अगर आप लोगों ने ब्लैक कलर का या जिस कलर का आप लोगों ने मार्बल लगाया, ठीक है, तो उसके अंदर जाके वो मसाला जो है यानी कि जिसे हम लोग मुरम्मत कहते हैं वो लाजम उसके अंदर जाकर भरे। अगर काले रंग का मार्बल है तो काले कलर का सीमेंट उसके अंदर भरे, अगर व्हाइट कलर का मार्बल है तो व्हाइट कलर का सीमेंट है वो लाजम उसके अंदर भर कर जाए, ठीक है। इससे ये होगा कि सुबह जब दोबारा वो आएगा तो पहले वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल खुश्क हो गई होंगी और अपनी जगह के ऊपर वो बिल्कुल मजबूत हो गई होंगी, और जब आप लोग उसकी रगड़ाई करवाएंगे तो उसका आप लोगों को 100% रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी आप लोगों को टिप्स वगैरह दी थी कि आप किस तरह अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर मार्बल लगवाना है तो इस वीडियो की मदद से कोई अगर मिस्त्री आता भी है तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि ठीक है जनाब अगर वो मार्बल लगा रहा है और आप लोगों की डिमांड के ऊपर वो अच्छी तरह मार्बल नहीं लगा रहा तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो की मदद से आप लोगों को समझने में आसानी होगी किस तरह आप लोग मिस्त्री से बात कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि जी अगर आप लोगों ने मार्बल लगाना है तो इस तरह मार्बल लगाना है। तो इससे ये होगा कि पूरी जिंदगी आप लोगों का मार्बल जो है वो खड़केगा नहीं और ना ही वो उस जगह से उखड़ेगा, और जस्ट आप लोगों ने उसकी रगड़ाई करवानी है और पहले की तरह फिर वो नया के नया हो जाएगा। लाहौरी अप 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लाहौरी अप 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने जो भी काम करवाना है उससे आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल हो। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी अप 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा मार्बल लगाने का कितना खर्चा होता है, मार्बल और टाइल के फर्श में क्या फर्क होता है। आज आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर मार्बल लगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों का कितना खर्चा जो है वो आएगा। सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में ज़हन नशीन कर लीजिए कि मार्बल सारे ही पायदार होते हैं, जितने भी मार्बल हैं सारे के सारे ही पायदार होते हैं। इनकी कीमतों में फर्क उनकी खूबसूरती की वजह से होता है। अगर कुछ मार्बल की प्राइस जो है वो ज्यादा है और कुछ मार्बल्स की प्राइस जो है वो थोड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की खूबसूरती की वजह से होता है, वरना जितने भी मार्बल हैं वो सारे के सारे ही पायदार हैं। मार्बल का फर्श पायदारी में टाइल की निस्बत बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसमें यह भी फायदा है कि जब चाहे फर्श की रगड़ाई और पॉलिश फिर से करा लें और ये फर्श बिल्कुल नया का नया लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जो पॉजिटिव बात है मार्बल के फर्श में वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप लोग इसके ऊपर रगड़ाई करा लेंगे फिर से पॉलिश करवा लेंगे तो वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। जबकि इसका मनफी पहलू जो है, जो इसका नेगेटिव पहलू है वो ये है कि इस पर सफाई जो होती है वो करना जरा मुश्किल काम है और इस पर जो स्लिपिंग होती है इसका भी ज्यादा जो है वो खतरा रहता है। मार्बल में चॉइस निस्बतन कम मिलता है, यानी कि मार्बल के अंदर चॉइस का मतलब है कि इसके अंदर जो कलर्स की मैचिंग होती है या कलर का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसे जो लगवाते हैं हम लोग उसके ऊपर हमारा खर्चा भी ज्यादा आता है और ये काम भी निस्बतन जो टाइल है उससे लंबा होता है। अब आते हैं टाइल की तरफ कि टाइल का जो फर्श होता है उसके क्या बेनिफिट हैं। टाइल का जो फर्श होता है वो खूबसूरती में बेहद बेमिसाल है, ठीक है। इसलिए आजकल ज्यादातर टाइल का जो फर्श है वो इस्तेमाल हो रहा है। आजकल हजारों किस्म के और हजारों कलर के अंदर टाइल जो है वो दस्तयाब है। इस पर सफाई करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है, बल्कि हल्का सा अगर आप लोग कपड़ा मारे
तो ये बिल्कुल नया नुकोर हो जाता है। ठीक है, इसे लगाना भी मार्बल की निस्बत बहुत ही आसान होता है और जो मैट टाइल्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्लिपिंग का जी खदशा जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है। जबकि अगर हम इसके नेगेटिव पहलू की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे इसकी नेगेटिव पहलू ये है कि ये इतना ज्यादा मजबूत जो फर्श है वो नहीं होता। ठीक है, इस पर अगर थोड़ी सी भी कोई रगड़ आ जाए या थोड़ा सा भी कोई दाग आ जाए तो ठीक है, वो आपकी जो टाइल है वो जाया चली जाती है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई टाइल डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो मेन चीज है कि उस वक्त उस कलर की टाइल या सेम उस डिजाइन की टाइल जो है वो मिलना मुश्किल होती है। तो अगर एक टाइल डैमेज होती है तो टेंशन ये बन जाती है कि उसके ऊपर हम लोग जो दोबारा टाइल रिन्यू करके लगवाएंगे वो कौन से कलर की होगी या उसके अंदर साथ वो मैचिंग नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन जो है वो नुकसान है वो ये है। और मजबूती के अंदर भी ये मार्बल टाइल से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि टाइल का फर्श खूबसूरत तो लगता है लेकिन मजबूती के हिसाब से मार्बल से बहुत ही कम दर्जे पे ऊपर है। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ कि आप लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर मार्बल लगवाना है तो आपका कितना खर्चा जो है वो आ जाएगा। थोड़ा आप लोगों को समझाना मुश्किल होगा, इसलिए आपको अपने स्क्रीन के ऊपर फिगर्स नजर आ रहे होंगे, तो आप लोग इन फिगर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझने में आ जाएगा कि किस तरह आप लोग अपने घरों के अंदर मार्बल जो लगवाएंगे तो आपका कितना खर्चा जो है वो आएगा। आम मार्बल इस वक्त मार्केट के अंदर 32 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक फी मुरब्बा फुट तक मौजूद है। मार्बल लगाने की मजदूरी और रगड़ाई करीबन इस वक्त के हिसाब से अगर आप लोगों की सिटी के अंदर थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, 25 रुपीज से लेकर 30 रुपीज तक बमा पॉलिश होती है। मार्बल लगने से पहले कच्चा करना पड़ता है और तकरीबन 8 से 10 रुपए फी फुट ये भी आप लोगों का खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा आता है। जबकि इसके मटेरियल के लिए यानी कि अपने फर्श को कच्चा करने के लिए इसके अंदर आप लोगों को रेत भी चाहिए, आपको बजरी भी चाहिए और आप लोगों को सीमेंट भी चाहिए। अगर एक मोहतात अंदाजा लगाया जाए तो आप लोगों को 40 रुपए फी मुरब्बा फुट के हिसाब से इस पर भी आप लोगों का खर्च जो है वो आएगा। यानी कि अगर सबसे कम कीमत वाला मार्बल लगाया जाए तो उसका कुल फी मुरब्बा फुट के हिसाब से आप लोगों का खर्चा आएगा 112 रुपए फी मुरब्बा फुट। ये आप लोग कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, मुकम्मल कैलकुलेशन आप लोगों को समझाना मुश्किल होगी तो इसलिए फिगर्स आप लोगों को सामने दे दिए गए हैं कि आप लोग फिगर्स देखें तो आप लोगों को इजीली मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों का कितना खर्चा जो है वो आ जाएगा। अगर आप लोगों का फर्श जो पहले से कच्चा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों का सिर्फ आप लोगों ने मार्बल लगाना है तो आप लोगों का कितना खर्चा आएगा तो ये भी फिगर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टोटल इसको ऊपर अगर आप लोग लागत लगाएं तो फी मुरब्बा फुट 72 रुपीज के हिसाब से आएगी। तो अगर आप लोग अपने पूरे घर की या अपने पूरे जिस एरिया के अंदर आप लोगों ने मार्बल लगाना है उसकी टोटल पैमाइश करवा लें तो उसको मल्टीप्लाई कर ले 72 से तो इजिली आपका जनाब जितना भी खर्चा है वो निकल जाएगा। तो ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो एरियाज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बाकी आपके जो मिस्त्रीज हैं उससे आप लोग डिस्कशन करके उनसे रेट वगैरह पूछना है, लेकिन आम नॉर्मल रेट जो आप लोगों ने बताया सेम रेट ये रेट मुल्क के दूसरे कोनों में भी चल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट 5-7 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है। तो लाहौरिया 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लाहौरिया 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है वो लेके आता रहेगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा जनाब। अगर आप लोग अपने घर के अंदर सीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अपने घर के अंदर सीलिंग करवा सकते हैं। अगर छतों पर सीलिंग का काम करवाना हो तो छतें प्लास्टर मत करवाएं। सबसे पहले तो टिप हम आपको जो देंगे वो ये है कि अगर आप लोग अपना नया घर जो तामीर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है तो आप लोग जब लेंटर वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके जो छत हैं उनके ऊपर आप लोगों ने प्लास्टर नहीं करवाना, क्योंकि शटरिंग के करने के बाद जनाब जो प्लास्टर किया जाता है उसका मेन मकसद होता है जो शटरिंग की वजह से जो छत के ऊपर बदसूरती पैदा हो जाती है, यानी कि तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं, तो उनको छुपाने के लिए हम लोग प्लास्टर करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है, आप लोगों का इरादा है कि सीलिंग करवाने का, तो आप लोग अपना जो कीमती पैसा है या मटेरियल या लेबर ये तमाम चीजें आप लोग उसके ऊपर जाया मत करें, ठीक है। अगर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी जो छतें हैं उसको आप लोगों ने प्लास्टर नहीं करवाना, ठीक है।
और जब तक छत या दीवार खुश्क ना हो जाए उस वक्त आप लोगों ने सीलिंग जो है उसका काम स्टार्ट नहीं करना। यानी कि जब तक आपकी छत के अंदर नमी मौजूद है या आपकी दीवारों के अंदर नमी मौजूद है तो आप लोगों ने इसके अंदर सीलिंग का जो काम है उसको आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना। एक्चुअली इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारी सीलिंग मौजूद है, तो एक तो सीलिंग है प्लास्टिक पेरिस वाली और दूसरी पीवीसी शीट की सीलिंग भी इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक पेरिस वाली सीलिंग है, ठीक है, वो तो नमी वाली जगहों के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा जहां मुस्तकिल तौर पर नमी हो वहां पर आप लोगों ने प्लास्टिक पेरिस वाली जो सीलिंग है उसका काम आप लोगों ने नहीं करना था। यानी कि जब तक आप लोगों की दीवारें खुश्क ना हो जाए उस वक्त तक आप लोगों ने सीलिंग का काम जो है वो स्टार्ट नहीं करवाना। सीलिंग का काम करते वक्त खुद चेक कर लें कि सीलिंग वाले ने लेवल तो ठीक किया है कि नहीं किया, इसमें फर्क तो नहीं, क्योंकि फर्क होने की सूरत में ये फिनिशिंग में वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। नई सीलिंग की प्लेट्स भी लेवल में हो, इसमें ढलक ना हो। अगर सीलिंग वाला ये जवाब दे कि ये रंग करने के बाद कवर हो जाएगी तो फौरन समझ जाए कि ये रंग नंबर है, क्योंकि ढलक कभी भी प्रोटीन से खत्म नहीं होती। यानी कि प्रोटीन वो चीज होती है कि अगर आप लोगों के किसी जगह पे कुछ गैप्स वगैरह रह जाए तो उसके ऊपर प्रोटीन भरकर उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर तो जो सीलिंग लगा रहा है वो आपको ये जवाब दे के ठीक है जनाब पेंट करने के बाद या प्रोटीन भरने के बाद इसके अंदर जो ढलक है वो कवर हो जाएगी, तो आप समझ लें कि ये कारीगर ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब सीलिंग वाले आए तो आप लोग उनके साथ लेवल जो है वो बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि लेवल की वजह से खूबसूरती जो है वो बनी रहती है। एक और अहम गलती जो सीलिंग वाले करते हैं कि पैसे बचाने या अपनी नाअहली से छत में स्टील के कील ठोकर सीलिंग की सपोर्टें लगा लेते हैं। ये तरीका इंतहाई नामुनासिब और खतरनाक है। स्टील का कील वक्ती तौर पर सीलिंग की प्लेट्स को उठा लेता है, मगर बाद में जल्द ये कमजोर होकर प्लेटें गिराने लगता है। लिहाजा सीलिंग वाले के साथ पहले जबान तय कर लें कि वो छत में ड्रिल मशीन से कम 1.5 इंच सुराख करके पेच वाले नट और रावल बोल्ट लगाएगा और इससे अपनी सपोर्टें जो है वो बांधेगा। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो सीलिंग है वो नीचे नहीं गिरेगी और हमेशा के लिए मजबूत होकर रह जाएगी। इसके अलावा सपोर्ट भी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 15 इंच दूर होनी चाहिए, इससे ज्यादा हरगिज दूर ना हो और इससे जितने कम फासले पर हो उतना ज्यादा अच्छा है। एक अहम मसला जो सीलिंग के काम के बाद मालिक और सीलिंग ठेकेदार में बनता है वो है पैमाइश और बिल का। सीलिंग में मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन होते हैं, तो सीलिंग वाले अपनी इस्लाह इस्तेमाल करते हैं फीता तोड़ना, यानी जहां डिजाइन होगा वो डिजाइन के अंदर से भी पैमाइश करेंगे। यूं पैमाइश जो है वो बढ़ जाती है। मसलन 10x10 के कमरे की यूं तो पैमाइश 100 फुट बनेगी, लेकिन अगर फीता तोड़ा जाए और आम सा डिजाइन भी हो तो ये 11x11 यानी कि 121 फुट पर जा पहुंचती है। यानी कि आपको 21 फुट के अलग जो पैसे हैं वो देने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आप लोग सीलिंग करवाएं तो पहले ठेकेदार से या सीलिंग करने वाले से ये जुबान कर लें कि वो जनाब फीता नहीं मोड़ेगा। इसी तरह सीलिंग के बहुत से डिजाइन ऐसे हैं जिनमें काम मुकम्मल होने के बाद बॉर्डर अलग से लगता है, तो क्या बॉर्डर की अलग से पैमाइश होगी या वो भी बीच में ही गिना जाएगा? ये तमाम चीजें आप लोगों ने ठेकेदार से या जिससे आप लोग सीलिंग करवाते हैं उसके साथ आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है। तो ये जनाब कुछ चीजें थी जिसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थी कि अगर आप लोग सीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह अपना खर्चा बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें अगर आप लोग अपने ज़हन में रखेंगे तो आप एक अच्छे तरीके से अपने घर की सीलिंग करवा सकेंगे और आप लोगों को सस्ते तरीके से सीलिंग जो है वो पड़ जाएगी। इस वक्त जनाब जो सीलिंग चल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो पीवीसी की सीलिंग है वो सबसे बेस्ट सीलिंग है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये भी पीवीसी की सीलिंग हुई है। तो अगर आप लोग अपने घर के अंदर पीवीसी की सीलिंग करवाएंगे तो ये अच्छी भी लगती है और मजबूत भी होती है और ये जो दूसरा सीलिंग होती है उससे ज्यादा पायदार भी होती है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग प्लास्टिक का पेरिस की सीलिंग करवाना चाहते हैं या आप लोग पीवीसी की सीलिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक पीवीसी की जो सीलिंग है वो बेस्ट होती है और अच्छी भी लगती है और इसके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिससे आप लोग अपने घरों को मुकम्मल तौर पर डेकोरेट कर सकते हैं। लाहौरी हब 2020 के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह लाहौरी हब 2020 आपके सामने इस किस्म के वीडियोस लेके आता रहेगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल होता रहे। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा। अगर आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का कितना खर्चा जो है वो आ सकता है। सिंपल सी वीडियो होगी जिसके अंदर आप लोगों को सिंपली तरीके के बारे में बता देंगे कि आप लोगों का दीवार के ऊपर या एक कमरे के अंदर आप लोगों का इतना खर्चा जो है वो आ सकता है। एक्चुअली दीवारों की आराइश के लिए वॉलपेपर का इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं, ये रुझान लंबे अरसे से चला आ रहा है। वॉलपेपर में एक एक्चुअली हिफाजती तय होती है जो दीवारों को न सिर्फ नमी से महफूज रखती है बल्कि वाटर प्रूफ भी बना देती है। अगर इन पर कोई दाग धब्बा फॉर एग्जाम्पल अगर लग भी जाए तो भी आसानी से आप लोग उसे साफ कर सकते हैं। वॉलपेपर डिजाइनिंग का एक अहम जुज और घर की अंदरूनी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। याद रखिए कि प्लस्तर के ऊपर डायरेक्ट वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए। वॉलपेपर के लिए प्लस्तर पर पहले वॉल पट्टी कर ले ताकि दीवार बिल्कुल स्मूथ हो जाए या बिल्कुल मुलायम हो जाए। फिर उसके ऊपर अगर आप लोग वॉलपेपर लगाएंगे तो वो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, बहुत ही स्मूथ लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग अपनी दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं तो 5 साल तक इन्हें कुछ भी नहीं होता और इसकी एहतियाती तदाबीर सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई तेज धार वाली चीज जो है या कोई नुकीली चीज जो है वो इसके ऊपर ना लगे। अगर कोई नुकीली चीज या कोई तेज धार वाली चीज इसके ऊपर नहीं लगती तो आपका जो वॉलपेपर है वो 5 साल तक बिल्कुल जबरदस्त रहता है और उसके ऊपर कोई जो नुकसान है या कोई फट जाता है इस तरह का कोई चीज भी जो है वो नहीं आती। तो जबरदस्त चीज है अगर आप लोग अपने घरों की दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं। तो अब बात करते हैं कीमत की। अगर आप लोग अपनी दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। अगर आप लोग 10x10 की एक दीवार जो है उसको बनाते हैं और उसके ऊपर आप लोग पेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर आप लोग पेंट करते हैं तो अगर आप लोग 3 दफा कोट करते हैं उस दीवार के ऊपर तो आपका फॉर एग्जाम्पल खर्चा आता है 10,000 रुपए। तो अगर आप लोग सेम वॉलपेपर लगाएंगे उस दीवार के ऊपर 10x10 के ऊपर तो आप लोग का 12,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, यानी कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आप लोग का खर्चा जो है वो आ जाएगा। मैंने आपको ये सिंपली एक मेथड बताया है। तो ये अगर आप लोग एक कमरे के अंदर वॉलपेपर लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग का 7-8 हजार के अंदर एक अच्छा जो वॉलपेपर है वो इजीली जो है वो लग सकता है अगर आप लोग उसको खुद लगाते हैं। अगर आप लोग किसी मिस्त्री से यानी कि जो इस काम के अंदर माहिर है उससे लगवाते हैं तो आपका खर्चा जो 10,000 तक आ सकता है। इसके अलावा पीवीसी शीट के बारे में भी आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे कि अगर आप लोग पीवीसी शीट जो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप लोग को कितना खर्चा जो है पे करना पड़ेगा। एक्चुअली पीवीसी शीट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड भी बन चुका है और खासतौर पर घरों के अंदर पीवीसी शीट जो है वो कामयाब भी है। खासतौर पर बैठक के अंदर या आप लोग के बैठने की जगह अगर आप लोग उसके अंदर पीवीसी शीट यूज कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त चीज है और बहुत ही अच्छा गुड लुक लगती है और आपका जो कमरा है वो बहुत ही वेल डेकोरेटेड लगता है। एक वॉलपेपर उससे भी आप लोगों का कमरा अच्छा लगता है और उसके बाद जो आ जाती है पीवीसी शीट तो आप लोग पीवीसी शीट भी लगाकर अपने कमरे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग का 10x10 का एक कमरा है या एक दीवार आप लोग कर लें जिस तरह भी आप लोग समझ लें तो उसके अंदर अगर आप लोग वॉलपेपर लगाते हैं तो 10,000 तक आप लोग का जो वॉलपेपर है वो लग जाएगा। तो इसी तरह अगर आप लोग पीवीसी शीट लगाते हैं अपने घर के अंदर तो उसके ऊपर आप लोग का खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा लेकिन बहुत ही जबरदस्त आप लोग का जो माहौल है वो देखने को बन जाएगा और आने वाले दोस्तों के लिए या अपने वाले मेहमानों के लिए बहुत ही दिलकश लगेगा। तो अगर आप लोग का 10x10 का एक कमरा है तो उसके अंदर अगर आप लोग अपनी पीवीसी शीट लगाते हैं तो मैक्सिमम आप लोग का खर्चा 15,000 तक आ सकता है और बहुत ही वेल डेकोरेटेड आप लोग का वो कमरा जो है वो बन जाएगा। तो लाहौरिया 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने अपने घरों को किस तरह बेस्ट बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।